हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला, दिस अमेजिंग बैच वरुण जेई एडवांस। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जी स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल के लेक्चर नंबर 4 का। ठीक है, मैं आपकी कमेंट पढ़ रहा हूं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आप लोग और फुल एनर्जी के साथ जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी जेई मेंस का भी आपका जो है वो अटेम्प्ट नजदीक आ चुका है, तो हो सकता है कुछ बच्चे ये लेक्चर्स जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में बाद में देखें, जो कि बहुत ही अच्छा डिसीजन है, सही डिसीजन भी है। और कुछ बच्चे जो हैं वो इनको भी देख रहे हैं, इन लेक्चर्स को भी, इन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक एज चाहिए। एज मतलब सोचने की कैपेबिलिटी चाहिए। सर, जब हम जेई मेंस के भी सवाल जब अटेम्प्ट करने जाएंगे तो थोड़े टफ आते हैं, तो उनके लिए भी हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। साथ में वरुण के थ्रू, इन लेक्चर्स के थ्रू हमारी एडवांस की भी प्रिपरेशन हो रही है, तो दोनों थॉट ही बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, और जो लोग जेई मेन सेकेंड अटेम्प्ट को लेकर थोड़े परेशान है तो मैं आपको बोलूंगा कि रिलैक्स हो जाइए प्लीज। जो आपने पढ़ा है उस पर विश्वास करें, और अगर आपका पेपर 2 अप्रैल को नहीं है, उसके बाद वाली किसी शिफ्ट को है या बाद वाले किसी दिन को है, तो आप बाकी सभी शिफ्ट का डिस्कशन जरूर देखें, क्योंकि ऐसा पाया गया है, देखा गया है, और जो कि ट्रू भी है कि कुछ कुछ सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस विद सम डाटा चेंज या फिर विद सम इंफॉर्मेशन चेंज, कॉन्सेप्ट सेम रखते हुए सवाल जो है वो रिपीट होते हैं अलग अलग शिफ्ट में। तो आप ऐसा करिएगा जरूर। और बाकी तो क्या, आपने मेहनत की है, इन टाइम में आपने अपना जी जान लगाई है, स्ट्राइकर के थ्रू आपने रिवीजन करी, वरुण के थ्रू आपने रिवीजन करी, सारे टीचर्स आपके साथ शुरू से लेकर आखिर तक जैसा प्रॉमिस किया गया था बने हुए हैं। तो एक अमेजिंग जर्नी है, एक ना तोड़ने वाला, मतलब देखना अनब्रेकेबल बॉन्ड है, अनविजिबल मतलब जो नॉन विजिबल बॉन्ड है। ठीक है, आप सभी लोग अपने घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ाई करते हैं, रोज आप अपने टीचर से मिलते हैं ऑनलाइन फॉर्म में, रिकॉर्डेड फॉर्म में। तो दिस इज एन अनविजिबल बॉन्ड, नॉन विजिबल बॉन्ड। तो सारी चीजें दुरुस्त होंगी, सारी चीजें पॉजिटिव होंगी, ज्यादा सोचने की और ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अपने आप पे विश्वास रखें और पॉजिटिव सोचें। ठीक है, हाँ ना, ऐसे मत सोचना कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा खराब गया तो ये भी चला जाएगा। नहीं, फर्स्ट का और सेकंड का कोई लिंक नहीं है, और फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में अपने आप को आपने बहुत इंप्रोवाइज किया है, आपने बहुत मेहनत करी है भाई, समझे कि नहीं समझे? तो उस मेहनत का आपको वास्ता। ठीक है, चाहे जैसा भी हो अब रास्ता, है ना? समझ में आएगा नहीं समझ में? बहुत अच्छा रिजल्ट आप लेके आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए जी, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सर क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन की, और जो लास्ट लेक्चर रहेगा हमारा वो रहेगा पीवाईक्यूज का। पीवाईक्यूज के राउंड हम बातें करेंगे। एक सवाल मैंने ये वाला दिया था, मैक्सिमम मिनिमम वाला, इसमें एक करेक्शन है, शायद मैंने आंसर डी मार्क किया था, तो बच्चों ने बोला कि सर आंसर जो है वो ए आ रहा है, तो दिस इज करेक्शन, प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है, और कोई ऐसा कमेंट मुझे नहीं मिला जिसपे मुझे चर्चा करनी चाहिए कलेक्टिवली। ठीक है, चलिए जी, ये वाला सवाल क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन सीटीक्यू नंबर 32, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये आपका होमवर्क था। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी दे रखा है, एंगल सी दे रखा है, द लाइन जॉइनिंग द इन सेंटर टू द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ अल्फा विद द साइड बीसी सच दैट tan अल्फा इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसीडी। सारे नेचुरल नंबर है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो क्या सिनेरियो है सर, एक हमारे पास में एबीसी एक ट्राइंगल है, मैंने कहा ठीक है भाई, एबीसी एक ट्राइंगल है, और इन सेंटर और सर्कम सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन मान लेते हैं सर ये वाली लाइन है। ठीक है, यहां पर मान लेते हैं सर्कम सेंटर है, यहां पर मान लेते हैं इन सेंटर है। इसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो बेस बीसी के साथ एंगल अल्फा बनाती है। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा सर, दिस एंगल इज अल्फा, ये वाला बेस बी और सी ले रहा हूं। ठीक है जी, है ना? अब वो tan अल्फा की बात कर रहा है, तो दैट मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट कर ले। तो यहां से परपेंडिकुलर डाला और यहां से भी परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है भाई, है ना? तो अगर मान लो इस पॉइंट को मैं बोलता हूं m, इस पॉइंट को मैं बोलता हूं n, और इसको बोल देता हूं लेट से MNP, तो हमें एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें एक पॉइंट है इन सेंटर, एक है सर्कम सेंटर। ये वाला पॉइंट आपने बोला P और ये बोला अल्फा। तो यहां से अगर आप tan अल्फा की वैल्यू निकालना चाहते हो तो tan अल्फा क्या हो जाएगा बेटा, IP अपॉन OP, IP और अपॉन OP। ठीक है, अब ये वैल्यू हमें पता करनी है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, अब जरा देखना, एक बात बताओ कि इन सेंटर की, जो आपका इन सेंटर होता है, इन सेंटर की एक सही सा डायग्राम बना लेते हैं। सिर्फ इन सेंटर को देखना, यहां कहीं पे इन सेंटर है, इसकी साइड से दूरी मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं, तो ये 90, ये 90,
किसी भी साइड से दूरी सर दैट इज स्मॉल आर होती है, ठीक है। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी दैट इज स्मॉल आर, दैट इज इन रेडियस। बिल्कुल सही है ना। ज्योमेट्री में जहां पर ट्राइंगल आ जाता है तो उस ट्राइंगल में जो छोटी मोटी इंफॉर्मेशन आपको बताई गई हैं स्ट्रेट लाइन और सर्कल्स के थ्रू, है ना, जब हमने स्ट्रेट लाइन सर्कल पढ़ा था, रिवाइज किया था, तो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ट्राइंगल वाली जो बातें बताई दैट इज वेरी यूजफुल, ठीक है। और सवालों के थ्रू भी आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। तो सर ये वाली वैल्यू तो होगी जी आर। फिर मैंने कहा यार ये कितना हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि अगर आप ये लेंथ बता दो ये आर है तो ये वाली लेंथ आ जाएगी आर माइनस ये वाली वैल्यू। तो मैंने कहा दूसरा क्या है भाई, सर ये जो पॉइंट है दिस इज अवर सर्कम सेंटर, ये बी, ये सी और ये वाला पॉइंट ए। अगर आप सर्कम सेंटर को ज्वाइन करते हो इससे और यहां से आप परपेंडिकुलर डालते हो जिसको आपने पॉइंट एन बोला है, पहली चीज सर ये सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है। रीजन क्या है, बिकॉज सर आप खुद सोचो सर्कम सेंटर का मतलब हो गया कि एक सर्कल पास कर रहा होगा तीनों वर्टिसेस से, ए बी सी से, उसका सेंटर जो है वो ओ है। तो सेंटर से आपने बीसी क्या है, कॉर्ड, कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर डाला तो वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। नाउ अगर ये वाला एंगल ए है तो ये कॉर्ड सर्कमफेरेंस पे एंगल ए सबटेंड कर रही है, तो सेंटर पे कितना करेगी, ट्वाइस ऑफ एंगल ए दैट इज 2a। तो ये वाला ए हो जाएगा, ये वाला एंगल भी ए हो जाएगा। अब सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक दैट इज इसकी रेडियस आर। तो मैंने कहा ON की वैल्यू बताओ, तो आर का कॉस वाला कंपोनेंट दैट इज ON हो जाएगा आर कॉस ए, ठीक है जी। अगर ON आर कॉस ए हो गया तो आप मुझे ये वाली लेंथ बता दीजिए आईपी। सर पूरी डिस्टेंस आर, ये वाली डिस्टेंस आर कॉस ए, तो ये हो जाएगी आर माइनस कैपिटल आर कॉस ए। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बात करते हैं सर इस डिस्टेंस की दैट इज ओपी की। मैंने कहा ठीक है भाई। तो इन सेंटर जो है दोस्तों वो क्या होता है, सर इन सेंटर जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स होता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर। कि अगर ये वाला एंगल b/2 है तो और ये वाला पॉइंट m है, आई से जो आपने परपेंडिकुलर डाला, तो मुझे ये वाली लेंथ बता दो। तो इस ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल है, दैट इज मैंने tan ऑफ b/2 पूछा तो वो आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो bm की लेंथ कितनी आ जाएगी, r/10 b/2, r/10 b/2, तो ये वाली लेंथ हो जाएगी सर दैट इज r cot b/2, ठीक है जी, है ना, कोई दिक्कत। अब यहां आ जाओ, जब आपको ये लेंथ चाहिए थी तो आपने r का, इस r का cos वाला कंपोनेंट, फिर मैंने कहा अगर मुझे ये वाली लेंथ चाहिए हो तो सर r का साइन वाला कंपोनेंट दैट इज r sin a। मतलब इस ट्राइंगल में अगर आप एक बार cos a का फॉर्मूला लगाते हो तो ON मिल जाएगा, और इसी ट्राइंगल में अगर आप sin a का फॉर्मूला लगाते हो तो आपको bn मिल जाएगा। तो bn कितना आ गया भाई, सर bn आ गया आपके पास में r sin a, है ना। तो अब मुझे आप mn बता दीजिए, जो mn की लेंथ होगी वही OP की लेंथ होगी। तो mn या फिर OP की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा सर, इन दोनों का डिस्टेंस, दैट इज इन दोनों डिस्टेंस का सब्ट्रैक्शन, दैट इज r cot b/2 माइनस r sin a, है ना। तो ये वाली जो आपकी इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन से अब सर हम कहां तक पहुंच गए, तो मैंने कहा अब हम पहुंच गए जी यहां, दैट इज tan अल्फा इज r माइनस कैपिटल R cos a होल डिवाइडेड बाय स्मॉल r cot b/2 माइनस कैपिटल R sin a, ठीक है भाई। ऊपर से कैपिटल R कॉमन लो, नीचे से कैपिटल R कॉमन लीजिए, तो बाहर कैपिटल R कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा ये वाली चीज, और यहां बचेगा सर आपके पास में कितना, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r cot ऑफ b/2 माइनस साइन a, ठीक है। अब आपको एक छोटी सी जानकारी पता होनी चाहिए कि स्मॉल r अपॉन कैपिटल R कितना होता है, ठीक है। तो फॉर योर इंफॉर्मेशन, इन एनी ट्राइंगल कैपिटल R अपॉन स्मॉल r प्लस 1 ये होता है जी cos a प्लस cos b प्लस cos c के बराबर, ठीक है। ये जानकारी आपको यहां पर इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो इस पूरे से आप कैपिटल R अपॉन स्मॉल r की वैल्यू यहां पुट कीजिए और इसी की ही वैल्यू यहां पुट कीजिए।
तो आपको ये पूरा जो रेशियो है ये इन टर्म्स ऑफ एंगल दिखाई देगा, बिकॉज ये भी सर एंगल एंगल एंगल, उस पे कॉस की वैल्यू, ये भी सर सारा का सारा एंगल, और हमें तीनों एंगल्स दे रखे हैं। एंगल सी दे रखा है, एंगल बी दे रखा है, तो एंगल ए कितना आ जाएगा सर, दैट इज 180 माइनस इन दोनों का सम, दैट इज 105 डिग्री, जिसको आप 75 डिग्री बोल सकते हो, है ना, जिसको आप क्या बोल सकते हो, 75। तो एंगल ए पता है, बी पता है, सी पता है, सारा आ जाएगा, और आपको आंसर भी दे रखा है। तो प्लीज जैसे ही आप इस पूरे को सिंप्लीफाई करके इस फॉर्मेट में लिखकर एबीसीडी की वैल्यू निकाल लो, तो प्लीज आंसर में लिखकर भेजना मैच्ड, कि सर हमारा सीटीक्यू नंबर 32 का आंसर हमारे पास में आ गया। बट यस, दिस इज द ज्योमेट्री दैट इज यूज्ड इन दिस क्वेश्चन। बढ़िया सवाल था सर। अगला सवाल जो है वो है हमारे पास में सीटीक्यू नंबर 33। ठीक है, ये भी सवाल आपका होमवर्क था। क्या बोला गया है सर, एक सर्कल है C1 जिसका सेंटर है सर ओरिजिन और रेडियस R1 बोल देते हैं, दैट इज 1। इसका जो सेंटर है सर वो है 10,0 और इसकी रेडियस को R2 बोल देते हैं, दैट इज ऑल्सो 1। इसका सेंटर सर कितना हो जाएगा, 5,21 और इसकी जो रेडियस हो जाएगी 21 का स्क्वायर, दैट इज 441 प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 457, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी का रूट, है ना सर। ये कितना आ गया, तो सर ये आ गया मेरे ख्याल से, वैसे देख लो सर, ये आ जाएगा हमारे पास में 466, है ना, माइनस 457, तो मेरे ख्याल से सर ये आ रहा है 9 का रूट होता है सर, दैट इज 3, है ना। बिल्कुल सही। तो सर इसकी जो रेडियस है R3 उसको बोल देते हैं 3। चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। 3 circles, a circle C has been drawn touching the C1 and C2 externally and C3 internally। तो अब आपने क्या किया, आपको 2 सर्कल्स दे रखे हैं, एक का सेंटर ओरिजिन पर रेडियस 1, एक का सेंटर 10,0 पर रेडियस 1, ठीक है, इसकी भी रेडियस 1 है, और एक का सेंटर 5,21 और इसकी जो रेडियस है दैट इज रेडियस इज 3। अब एक सर्कल बनाया गया जो कि C1 C2 मतलब इन दोनों को तो एक्सटर्नली टच करता है, इसको इंटरनली टच करता है, तो वो सर्कल सर ऐसा बनेगा। वो सर्कल कैसा बनेगा, ऐसा। इस लाइन को टच करेगा कि नहीं करेगा सर, वो एक डिफरेंट स्टोरी है, बट यस। अब मुझे एक बात बताओ सर, ऐसे टच करता हुआ बन रहा है, ठीक है भाई, ये बात क्लियर होगी सर। ये वाला जो पॉइंट है सर ये है ओरिजिन, ठीक है भाई। आ जाइए नाउ, C1 C2 C3 जो है स्टार्ट रोलिंग ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ C इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये वाला सर्कल C है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोल करना स्टार्ट करते हैं विद ए कांस्टेंट स्पीड, मतलब ये ऐसे घूमना स्टार्ट करेंगे। C फिक्स्ड है, ये तीनों सर्कल इस पे घूम रहे हैं। द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द रोलिंग सर्कल C1 C2 C3 लाइज ऑन। इस ट्राइंगल, क्योंकि जब ये घूमेंगे तो ट्राइंगल भी घूमेगा, तो सेंट्रॉइड का लोकस क्या होगा, लाइज ऑन का मतलब है कि कहां लाई करेगा, उसका लोकस बताइए, ठीक है ना। तो मैंने कहा देख भाई पहले एक काम करते हैं, सी के बारे में जानकारी निकालते हैं रोल करने से पहले। सी का तो फिक्स है ना, क्योंकि सी तो मूव कर नहीं रहा, तो पहले ही t बराबर 0 पे रोलिंग स्टार्ट होने से पहले जब ये घूमना स्टार्ट करें उससे पहले इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं। मान लेते हैं सर इसका सेंटर होगा अल्फा कॉमा बीटा और इसकी रेडियस जो है वो मान लेते हैं r है। तो सर इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसका सेंटर ओरिजिन है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी सर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इस डिस्टेंस का स्क्वायर पूछ रहा हूं, ये दूरी r, ये दूरी 1, तो ये इधर आ जाएगा सर r प्लस 1 का होल स्क्वायर। मैं दोनों तरफ डिस्टेंसेस का स्क्वायर लिख रहा हूं। सेम सर इधर भी आएगा, दैट इज अल्फा माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये भी r प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये वाली दूरी r, ये वाली दूरी 1। अब मुझे बताओ ये वाली दूरी r और ये वाली दूरी 3, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, दिस इज r माइनस 3, है ना। तो r माइनस 3 जो है वो किसके बराबर आ गया, चाहो तो आप इसको ऐसे लिख दो, दैट इज अल्फा माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस r माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस r माइनस 3 होगा, और ये कितना आ जाएगा अल्फा माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 21 का होल स्क्वायर। ये ठीक है क्या। अब 3 इक्वेशन 3 अननोन, फटाफट इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले वाली दोनों इक्वेशंस को अगर मैं, दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर दिया,
तो सर ये लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे, दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस या अल्फा माइनस 10 का होल स्क्वायर बराबर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, तो मॉड ऑफ अल्फा बराबर मॉड ऑफ अल्फा माइनस 10, अल्फा बराबर अल्फा माइनस 10, अल्फा बराबर माइनस अल्फा प्लस 10। यहां से अल्फा 5 आ गया सर, यहां से कुछ नहीं आएगा, तो अल्फा की वैल्यू पहले वाली दोनों इक्वेशन से कितनी आ गई जी 5, है ना। और अगर अल्फा 5 है तो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी सर, ये बन जाएगी बीटा माइनस 21 का स्क्वायर बराबर आर माइनस 3 का होल स्क्वायर, है ना। तो दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट लूं तो ये तो बात समझ में आती है कि आर 3 से बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि वो अगर इस सर्कल को टच कर रहा है, इसकी रेडियस 3 है, तो ये जो सर्कल लाल वाला है इसकी रेडियस 3 से तो बड़ी होगी ना। तो दोनों तरफ मॉड आया, परंतु मैंने मॉड नहीं लगाया, ठीक है। और बीटा की वैल्यू 21 से बड़ी होगी, क्योंकि बीटा इसका वाई कोऑर्डिनेट है तो ऊपर ही लाई कर रहा है, ठीक, सॉरी, बीटा की वैल्यू जो है वो 21 से छोटी होगी। तो इस तरफ जो मॉड, मतलब बेसिकली मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट हटाया ना, तो ये आ जाएगा बीटा माइनस 21 का मॉड और आर माइनस 3 का मॉड। अब डायग्राम देख के बताओ कि बीटा और 21 में से कौन बड़ा होगा सर, 21 बड़ा होगा, तो मतलब ये नेगेटिव लिखा हुआ है, तो मॉड इसको ऐसे ओपन करेगा, दिस इज 21 माइनस बीटा। और आर और 3 में से कौन बड़ा होगा, इसकी रेडियस इस सर्कल की रेडियस से तो बड़ी होगी, तो आर बड़ा होगा। तो अगली इक्वेशन सर हमारे पास में ये आ गई इससे, है ना। और जब मैं यहां पर अल्फा की वैल्यू 5 पुट करता हूं तो बीटा स्क्वायर प्लस 25 बराबर ये आ जाएगा सर आर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो मैंने कहा यहां से बता दे भाई आर प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ रही है सर, ये आ रही है आर प्लस 1 की वैल्यू, मतलब आपने दोनों तरफ 4 4 जोड़ दिया, दैट इज 25 माइनस बीटा। तो मैंने यहां पर रख दिया दैट इज सर 25 माइनस बीटा का होल स्क्वायर और बराबर 25 प्लस बीटा स्क्वायर। चलिए जी ओपन कर लेते हैं, 25 प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर माइनस 50 बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। पहले तो ये और ये उड़ाया, फिर 25 से डिवाइड कर दिया, तो सर यहां आ जाएगा 1 प्लस 25 माइनस 2 बीटा, है ना। इसका स्क्वायर 2ab और फिर बीटा स्क्वायर, ठीक किया क्या। आर प्लस 1 निकालने के लिए दोनों तरफ मैंने 4 4 जोड़ दिया, ठीक है जी। 25 से अगर मैं डिवाइड करूं तो यहां पे आएगा 1, यहां आएगा 25, यहां आएगा माइनस 2, बिल्कुल सही। तो 2 बीटा बराबर ये कितना आ गया सर, जरा देखना, 2 बीटा बराबर 24, बीटा की वैल्यू आ गई सर 12, ठीक है। तो ये वाली कैलकुलेशन मेरे ख्याल से आपको समझ में आई, बीटा जो है वो 12 है। बीटा अगर 12 है तो यहां कितना बचेगा, 25 में से 12 गए 13, 13 में से एक और गए, तो आर भी 12 है। दैट मीन सर हमें इस सर्कल का सेंटर दैट इज 5,12 एंड रेडियस इज ऑल्सो 12। ये हमारा बात एकदम क्लियर होगी, सर्कल सी के बारे में हमें पुख्ता जानकारी मिल चुकी है। चलिए अब आते हैं सर इसके मेन पार्ट पर कि जब उसने घूमना स्टार्ट किया, इन तीनों सर्कल्स ने C1 C2 C3 ने इसके सर्कमफेरेंस पर कांस्टेंट स्पीड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो किसका लोकस पूछा है सर, लोकस पूछा है हमसे, लोकस पूछा है हमसे इस चीज का, है ना। अब सर ये वाली लाइन जो है ये एक्स एक्सिस है, ये इसको टच भी करेगा, कैसे पता चला आपको, क्योंकि आप ध्यान से देखो रेडियस और वाई कोऑर्डिनेट बराबर है, तो कोई भी सर्कल अगर एक्स एक्सिस को टच करता है तो उसकी रेडियस और उसका वाई कोऑर्डिनेट सेंटर का वो बराबर आता है, ठीक है। तो ये जानकारी ही बता रही है, तो ये इस लाइन को टच करेगा। अब इसका सेंट्रॉइड कहीं होगा, ठीक है, जैसे अभी यहां पर है, थोड़ी देर बाद में ये पूरा घूमेगा तो ये ट्राइंगल ऐसा बन जाएगा थोड़ी देर बाद में, ठीक है। तो सेंट्रॉइड कहीं होगा, मैंने कहा ठीक है जी, सेंट्रॉइड तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। व्हाट इज द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्राइंगल, मान लेते हैं यहां कहीं है, तो सेंट्रॉइड क्या आएगा सर, तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 3, तो 5 प्लस 10 प्लस 0 15/3, तो सर ये आ जाएगा 5, 21 प्लस 0 प्लस 0, तो सर ये आ जाएगा 21/3, दैट मीन 7। तो इसका सेंट्रॉइड जो है दैट इज 5,7 है ना। तो कितने लोगों को यह बात समझ में आई कि इसका जो सेंट्रॉइड है दैट इज 5,7, सेंट्रॉइड इज 5,7, ठीक है। जो जी है दैट इज 5,7, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद में क्या होगा, जब ये घूमना स्टार्ट करेंगे तो जी यहां पहुंच जाएगा, फिर जी यहां पहुंच जाएगा, है ना। बट आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो, जब भी आप किसी पूरे सिस्टम को रोटेट करते हो तो दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस थोड़ी बदलती है।
तो मैं आपसे सिर्फ सिंपल सी एक चीज पूछना चाह रहा हूं और वो बताना सत्य है कि असत्य है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी, सर ये इसका सेंटर सी, जो सी जी डिस्टेंस है वो तो सेम ही रहेगी, क्योंकि थोड़ी देर बाद में अगर ये यहां पहुंच जाएगा तो डिस्टेंस मैं वापस से इसी तरीके से निकालूंगा जैसे मैंने अभी निकाला, या वैसे भी इस पूरे पिक्चर को पकड़ के मैं ऐसे घुमा रहा हूं तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस थोड़ी बदल रही है। इसका y कोऑर्डिनेट है c का, दैट इज 12, इसका y कोऑर्डिनेट है 7, तो वर्टिकली एक ही लाइन के नीचे लाई करते हैं बिकॉज दोनों का x कोऑर्डिनेट 5 है। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी सर? 12 में से 7 गए तो सर ये आ जाएगा 5। अब c क्या है सर? सेंटर, दैट इज अल्फा कॉमा बीटा 5,12, और g कितना है सर? 5,7। बट g का हमें लोकस निकालना है, तो g t बराबर 0 पे यहां था 5,7 पर, तो g का हमें लोकस निकालना है, तो सर ये हो गया h कॉमा k। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लिख दो, वो हमेशा 5 रहेगी, तो लोकस विल बी h माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 21 का होल स्क्वायर, सॉरी k माइनस 12 का होल स्क्वायर, है ना, बराबर 5 का होल स्क्वायर। चलिए देख लेते हैं सर, ये आएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 10k माइनस 24k, और सर ये कितना हो जाएगा? 144 प्लस 25 169, 25 तो कैंसिल हो गया, 144 ही बचेगा सर, 144 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10k माइनस 20 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24y प्लस 144। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आया होगा, इसका लोकस चाहिए। बस हमें यहां से ये पता चला कि C और G, सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच में जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगी। अगला सवाल ये रहा, दैट इज CTQ नंबर 34, है ना, ये भी आपको सवाल दिया गया था, सेमी ज्योमेट्री बेस्ड सवाल है। पहले डायग्राम बनाओ फिर आगे बढ़ेंगे। कैसा सवाल है सर? ज्योमेट्री बेस्ड। चलिए जी, क्या है? Semicircles are drawn externally on the sides of the triangle ABC if the length of the common tangents of the semicircle on AB and AC is 2, AB and BC is 3, BC and AC is 6. Find the perimeter of the triangle that is ABC. तो हमने क्या किया? एक ट्राइंगल बना लिया भाई, ठीक है, हमने क्या किया? एक ट्राइंगल बना लिया, दैट इज ABC। ठीक है, और स्टैंडर्ड नोटेशन का यूज कर रहे हैं कि वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए है, वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी है, वर्टेक्स सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी है। तो अब हमने क्या किया? इन तीनों साइड्स पे सेमी सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। सेमी सर्कल का मतलब समझ में आ गया? इस साइड पे सेमी सर्कल ड्रॉ कर रहे हो, मतलब ए बी डायमीटर की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट्स ऑफ द सेमी सर्कल ऑन ए बी एंड ए सी, तो मैंने इस पर एक सेमी सर्कल बनाया, ये हो जाएगा ए बी पर सेमी सर्कल और ए सी पर सेमी सर्कल। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इन दोनों की रेडियस बराबर होगी, बिकॉज बी और सी अलग अलग है। अब इनकी जो कॉमन टेंजेंट की लेंथ है, इनकी जो कॉमन टेंजेंट की लेंथ है, दैट लेंथ इज, वो लेंथ हमें दे रखी है सर 2, है ना। तो सर कॉमन टेंजेंट मतलब ये वाली और ये वाली हो जाएगी, ये वाली जो लेंथ है ये आपको दे रखी है जी 2। सिमिलरली आपको क्या करना है? इस साइड और इस साइड पे सेमी सर्कल बनाने हैं, इस पे तो बना ही हुआ है, इस पे एक और बनाना है, फिर उसकी कॉमन टेंजेंट की लेंथ, फिर इस पे और इस पे उसकी कॉमन टेंजेंट की लेंथ। तो 3 कंडीशंस दे रखी है जिसकी मदद से आपको एबीसी निकालने हैं और फिर वहां से आपको सेमी पेरीमीटर बताना है। ठीक है, हाँ सॉरी पेरीमीटर बताना है, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी। तो आपसे जो पेरीमीटर पूछा है दैट इज ए प्लस बी प्लस सी। चलिए, अब मैंने क्या किया सर, अगर ये सेमी सर्कल है तो ये बात तो समझ में आती होगी कि ये इसका सेंटर हो जाएगा, तो ये बराबर बराबर हो जाएगा, ये b/2 और ये भी b/2, है ना। और अगर ये सेमी सर्कल है तो ये इसका सेंटर हो जाएगा इस सेमी सर्कल का, और ये लेंथ बराबर हो जाएगी, ये वाली लेंथ आ जाएगी c/2 और ये भी c/2। आपने एक मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी होगी बचपन में, नहीं पढ़ी तो बता देता हूं। किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हो तो वो जो लाइन आती है वो पहली चीज इस साइड के पैरेलल होती है बेस के, और उसकी जो लेंथ होती है, मतलब ये जो लाइन आई है इसकी जो लेंथ होगी वो इसका हाफ होती है, मतलब अगर ये a है तो ये a/2। तो मैंने कहा देख भाई, इन दोनों सेमी सर्कल्स का इसका सेंटर C1 बोल दिया, इसका C2 बोल दिया, ये वाली लेंथ हो जाएगी a/2, है ना। ठीक है, चलिए अब मैंने पूछा कि लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट आप कैसे निकालते हो अगर दो सर्कल्स इंटरसेक्टिंग बने तो। जैसे मान लो अब मैं इस पूरे सर्कल को बना रहा हूं, इस पूरे सर्कल को और इस पूरे सर्कल को बना दिया,
लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट आप कैसे निकालते हो, जो कि आपको यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ दे रखी है 2, ठीक है ना। तो सर लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट बहुत सिंपल है। जो इस सर्कल का सेंटर है C1 जिसको आपने बोला है, और इस सर्कल का जो सेंटर है C2 आपने जिसको बोला है, इनसे परपेंडिकुलर डालते हैं, है ना। फिर यहां से इसको ज्वाइन करते हैं, और फिर एक छोटा सा काम और करते हैं, छोटे वाले सर्कल के सेंटर से बड़े वाले के परपेंडिकुलर डाल देते हैं ऐसे। तो मैंने कहा C2 मतलब इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है सर, दिस इज B/2। इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है सर, दिस इज C/2। दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी कितनी है, C1 C2, सो दैट इज A/2। ये लेंथ 2 है तो ये वाली लेंथ भी क्या हो जाएगी, 2, है ना। अब आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा होगा। लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट का बहुत ही बेहतरीन सवाल। अब आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं इस पॉइंट को M बोलूं तो दिस पॉइंट इज M, ये 90 डिग्री, ये आपके पास में C1, ये C2, ये वाली लेंथ 2, क्योंकि ये और ये बराबर होगा। और सर ये पूरी C/2 है, ये B/2 है, तो ये इतनी लेंथ भी B/2 होगी, तो मैंने कहा इतनी क्या बचेगी, तो सर ये लेंथ हमारे पास में बचेगी, दिस इज C/2 माइनस B/2, और ये वाली लेंथ कितनी है सर, दैट इज A/2, है ना। तो यहां से मेरे ख्याल से आपके पास में एक इक्वेशन बन जाएगी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज है A/2, तो A/2 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और ज्योमेट्री बेस्ड सवाल में एक ही चीज मैंने आपको सोचने के लिए बोली थी, दैट इज कि पाइथागोरस थ्योरम सोचिए, राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए। तो भाई साहब इन दोनों से मैं एबीसी में एक रिलेशन निकाल लाया, ठीक है। इसमें भी आप चाहो तो ऐसा नहीं है कि आपको ए बी और सी अलग अलग सॉल्व करने हैं। जैसे इसको लेफ्ट में लेके जाओगे तो यहां को आप बढ़िया कुछ दिखाई देगा, बिकॉज आगे वाला पार्ट आपको खुद सॉल्व करना है। दिस इज ए स्क्वायर माइनस सी माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4, और ये कितना आ जाएगा सर, दिस इज 4। तो मैंने कहा ध्यान से देखना, अब इसमें ए प्लस बी, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड दिस इज ए माइनस बी, और सर ये कितना आ जाएगा 16। अब मैंने कहा देख, जो सेमी पेरीमीटर होता है दैट इज एस, वो होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, है ना। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, दिस इज ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2b, है ना, क्योंकि यहां पे माइनस बी था तो b माइनस 2b, तो ये सही हो जाएगा। तो दिस इज ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2c बराबर 16। अब जहां पर आपको a प्लस बी प्लस सी दिख रहा है, जहां पर आपको a प्लस बी प्लस सी दिख रहा है, वहां पर आप रख सकते हैं 2s, तो ये लिखा हुआ है 2s माइनस 2b। और जहां पर आपको a प्लस बी प्लस सी दिख रहा है, वहां पर आपको दिख रहा है सर दैट इज 2s माइनस 2c बराबर ये कितना आ गया सर 16। 2 और 2 कॉमन लिया तो दिस इज s माइनस बी इंटू एस माइनस सी, 4 से डिवाइड करेंगे तो सर ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई। सिमिलरली इस साइड और इस साइड के सेमी सर्कल के बीच में रिलेशन ऐसे ही पाइथागोरस बनाकर एक और निकालो। सिमिलरली इसके बीच में भी निकालो, एबीसी आ जाएंगे, या फिर आपके पास में एस की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी तीनों इक्वेशंस को देखकर। या तो जोड़ देना या फिर डिवाइड कर करके भी खेल सकते हैं आप, ठीक है। तो आंसर इज 28। जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया है, नाउ इट इज डू इट बाय योरसेल्फ। एक पार्ट सॉल्व करके भी दिखाया। बेसिकली ऐसे 3 ट्राइंगल बनेंगे, मैंने एक बना के दिखाया। आई होप आप वरुण बैच के स्टूडेंट हैं तो इतना आप कर सकते हैं। थीम समझ में आ गई सर, ज्योमेट्री बेस्ड सवाल है, बहुत जोरदार सवाल है। कंसीडर ए स्क्वायर, ठीक है, ये आज का सवाल है जी, ठीक है। कंसीडर ए स्क्वायर एबीसीडी ऑफ साइड लेंथ 6 यूनिट्स, ये भी ज्योमेट्री बेस्ड है, ठीक है। ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। ज्योमेट्री बेस्ड मतलब जिसमें आप राइट एंगल ट्राइंगल देख रहे हो, कुछ कैलकुल मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, साइन थीटा, कॉस थीटा, इनकी मदद से जवाब निकाल रहे हो। कहीं पर भी देखो ध्यान से, मैंने सर्कल की इक्वेशन नहीं लिखी है, समझ में आएगी नहीं समझ में, ठीक है। तो ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन और ज्योमेट्री बेस्ड एप्टीट्यूड डेवलप करना बहुत जरूरी है, ठीक है। कंसीडर स्क्वायर एबीसीडी ऑफ साइड लेंथ 6 यूनिट्स, पी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स। बहुत बढ़िया, एक स्क्वायर बना लेते हैं भाई। स्क्वायर लग रहा है क्या, हाँ सर। तो 6 यूनिट्स इसकी लेंथ है और एबीसीडी जो है ये स्क्वायर है, ठीक है भैया।
फिर उसने क्या बोला, पी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। तो डायगोनल्स बना लेते हैं सर, स्क्वायर की, अरे स्क्वायर की जो डायगोनल है सर वो तो वैसे ही बाइसेक्ट भी करती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होती है। तो ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज पी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट सिमेट्री से आप ये भी बोल सकते हो कि पी इससे कितना ऊपर लाई करेगा, 3 डिस्टेंस, क्योंकि ये बिल्कुल मिड में लाई करता है। ठीक है, ठीक है, हाँ। क्यू बी द मिड पॉइंट ऑफ द ए बी, ए बी का जो मिड पॉइंट है वो क्यू है। तो चलो सर, इसके वर्टिकली नीचे हम लोग पॉइंट क्यू ले लेते हैं। ठीक है ना, ताकि सर ये डिस्टेंस क्या हो जाए 3, ये डिस्टेंस भी क्या हो जाए 3, और उसने बोला ये इसका मिड पॉइंट है। एंड बी डी एंड सी क्यू इंटरसेक्ट एट एस, सॉरी, इफ ए सी एंड डी क्यू इंटरसेक्ट एट आर, ए सी कौन सी लाइन है, ये वाली, और डी क्यू, तो ये एक नई लाइन उसने बनाई सर, ए सी और डी क्यू इंटरसेक्ट एट आर। फिर क्या बोला है, और ये उन बच्चों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है जो सवाल पढ़कर डायग्राम बनाना नहीं जानते। मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं और दूसरा कुछ नहीं, सवाल पढ़ रहा हूं, जो जो बोलता जा रहा है। वो बोल रहा है एसी तो मतलब डायगोनल होगी, अब बोल रहा है डी क्यू, तो डी क्यू सर, डी और क्यू दोनों पॉइंट दिख रहे हैं, लाइन खींच दो, है ना। इंटरसेक्ट्स एट आर, बी डी एंड सी क्यू इंटरसेक्ट एट एस, तो बी डी ये डायगोनल होगी, सी क्यू कौन सी लाइन हो जाएगी सर, ये वाली। ये कहां इंटरसेक्ट करते हैं सर, ये एस पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, सच दैट द रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, इसके अंदर एक इन सर्कल बन रहा है। अब इन सर्कल का मतलब होता है बेटा, क्वाड्रिलेटरल में इन सर्कल की बात करें, दैट मींस एक सर्कल जो चारों साइड्स को टच करेगा। क्वाड्रिलेटरल का इन सर्कल मतलब, जब भी इन सर्कल बात करें किसी भी फिगर के लिए, चाहे क्वाड्रिलेटरल के लिए बात करें, चाहे ट्राइंगल के लिए, चाहे पेंटागन के लिए, दैट मींस जब वो इन सर्कल तभी कहलाता है जब वो सारी साइड्स को इंटरनली टच करे, तो ये वाला। ठीक है, the radius of the incircle of the quadrilateral is root a minus root b, find the value of a plus b। चलिए स्टार्ट हो जाते हैं, कैसे सॉल्व करें भाई, क्या है बढ़िया समझ में आ रहा है, थीटा वीटा कुछ ले लेते हैं, है ना, थीटा वीटा ले लेते, खेल खत्म हो जाएगा। मैं कहा हाँ यार, तो हिंट मैं दे देता हूं, सवाल स्टार्ट करने से पहले थीटा को इन्वॉल्व कर लो, है ना। बिल्कुल सही लग रहा है ना। चलिए शुरू करें। इस सर्कल को थोड़ा बढ़िया बना देता हूं, बन जाए बस अब ये। बनेगा नहीं भाई, ये ढीठ है, बेशरम है, हाथ वाला ही ठीक था। अबे हट जा। ठीक है, चलिए तो सर कैसे देखें, क्या किया जाए। तो मैंने कहा देख, पहली चीज तो ये समझ में आ रहा है सर, ये एकदम वर्टिकल लाइन होगी, ये डिस्टेंस 3 होगा, है ना। इसका सेंटर यहां कहीं लाई करेगा, रेडियस बिल्कुल सही। तो इसका एक काम करते हैं सर, इसका सेंटर जो है वो यहां कहीं होगा, ओ बोल देते हैं। ये इसमें यहां ज्वाइन किया सर, ये इसकी रेडियस आर हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है भाई, और ये बात बोलने की जरूरत नहीं है कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये 3 होगी। ठीक है भाई, मैं वापस से राइट एंगल ट्राइंगल ही खेल रहा हूं। ठीक है, इसको आगे बढ़ाऊं तो सर ऑब्वियसली ये इस पे 90 डिग्री होगा, बिकॉज पॉइंट पी और पॉइंट क्यू एक दूसरे के वर्टिकली नीचे लाई करते हैं, स्क्वायर का केस है। ठीक है ना, ठीक है सर, है ना। इस डिस्टेंस को आर के टर्म्स में लिखते हैं, तो मैंने कहा ये वाला एंगल कितना होगा ये बताओ। तो देख भाई, डायगोनल स्क्वायर के केस में ये एंगल कितना बनाती है, 45। इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल 45, ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा सर, ये भी 45, तो ये भी कितना हो जाएगा सर 45। तो ये वाली जो लेंथ हो जाएगी यहां से लेकर यहां वाली लेंथ, ये छोटा जो ट्राइंगल आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इस ट्राइंगल को यहां निकाल के लाओगे, इसमें ये वाली दूरी आर, ये वाली दूरी आर, दोनों को आर आर कैसे बोल दिया, क्योंकि ये एंगल भी 45, ये एंगल भी 45, तो आइसोसेलेस राइट एंगल, सॉरी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आर आर हो गया। सर ये कितनी हो जाएगी सर, दिस इज √2r। तो ये वाली जो डिस्टेंस है सर, ये हमारे पास में आ रही है √2r। अब यार बस ये डिस्टेंस और बची, है ना। कौन सी डिस्टेंस बची, ये वाली डिस्टेंस और बची।
इसको कैसे लिखे सर? इसको भी किसी राइट एंगल ट्राइंगल में फिट कर देते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, लग तो ऐसे ही रहा है ना। तो अगर मैं ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, है ना, और इसी राइट एंगल ट्राइंगल को इधर ले आऊं, देखना भाई, जिसमें एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है क्यू, एक पॉइंट है ओ। हाँ ठीक है, इसमें ये वाली जो है ये 3 है, बस हमें ये वाला एंगल चाहिए सर थीटा, है ना, ये वाला एंगल हमें थीटा चाहिए तो बात बन जाएगी। मैं कहा हाँ यार, ये एंगल अगर हमें थीटा पता चल जाए तो एम जे ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? एम जे ओ, मजा आ जाएगा। क्योंकि फिर मैं क्या करूंगा, ये वाली लेंथ लिख दूंगा, फिर ये √2r प्लस ये लेंथ बराबर 3 करूंगा, वहां से मेरा आंसर आ जाएगा। अब ये थीटा कैसे पता करें? मेन तो ये वाली समस्या है कि मैंने इस एंगल को थीटा बोला, है ना। तो अगर सर ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा सर? दिस इज 90 माइनस थीटा, है ना, बिल्कुल सही, है ना, 90 माइनस थीटा। तो सर ये 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी थीटा, इसमें से ये आर है, तो सर यहां से निकल तो आएगी बात, बट वो थीटा के टर्म्स में ही आ रही है। मैं कहा ठीक है। थीटा की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के बारे में सोचें, थीटा की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के बारे में सोचें। बन गई बात। थोड़ी सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर रहा हूं यार, ठीक है, हाँ ऐसे ही, ताकि क्या है, मेरे को एंगल वेंगल ना लिखने पड़े, वरना फिर वो पता है, जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सहारा नहीं लोगे ना, तो फिर आपको वो वाली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जो आप क्लास 9th या 10th में करते थे, कि सर ये एंगल अल्फा, ये वाला एंगल बीटा, ये गामा, फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल, फिर ये इंटीरियर एंगल, इसका सम इसके बराबर, वहां से भी थीटा निकल आता है। बट इतना सर अपने को लोचा नहीं मांगता है। मैंने क्या किया, दोनों काम एक साथ कर दी, मैं उसको उठाकर ओरिजिन पे ले गया, मेरी मर्जी, है ना, क्योंकि मुझे एक एंगल साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये ओरिजिन, तो ये वाला पॉइंट 3,0, ठीक है, ये वर्टिकली सर ये लेंथ पूरी की पूरी 6 थी, तो दिस इज 0,6, है ना। तो मैंने कहा ऐसे नहीं लग रहा कि ए बैठा है ओरिजिन पर और ये वाला पॉइंट है Q दैट इज 3,0 और ये वाला पॉइंट है D 0,6, तो मैं आपसे ये वाला एंगल जानना चाह रहा हूं। अब मैंने थीटा बदल दिया, मतलब मैं इसको अल्फा, ठीक है, अभी इसको डाइल्यूट कर दो, थीटा की कोई बात नहीं करेगा, है ना, थीटा पिक्चर से हटा दिया। मैंने कहा यार अल्फा बता सकता है सर? बिल्कुल बता सकते हैं। मैंने कहा यहां से tan अल्फा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से दैट इज 6 माइनस 0/0 माइनस 3, तो tan अल्फा की वैल्यू -2 आ रही है। बट अल्फा डायग्राम के हिसाब से देख के पता चल रहा है कि एक्यूट एंगल है, क्योंकि स्लोप तो नेगेटिव आ ही जाता है, तो tan अल्फा जो है सर वो क्या आएगा, वो +2 आएगा जी, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करूं, अल्फा एक एक्यूट एंगल है, क्योंकि आपने अल्फा इसको बोला। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर ये अल्फा है तो ये वाला एंगल बताओ सर, ये हो जाएगा π/2 माइनस अल्फा। और अब कौन सा छोटा राइट एंगल ट्राइंगल? ये वाला। अब कौन सा छोटा राइट एंगल ट्राइंगल? ये वाला जो वहां बनाया था, जहां से आपने इस पे परपेंडिकुलर डाला, ठीक है ना। सर ये ओरिजिन सॉरी सेंटर से लेकर यहां तक की दूरी सर दैट इज r। ये वाला एंगल सर कितना है? सर ये वाला एंगल ही तो आपने अभी निकाला, π/2 माइनस अल्फा। मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है। अब मुझे कौन सी डिस्टेंस चाहिए? ये पॉइंट Q, ये पॉइंट O, तो ये वाला पॉइंट O, ये वाला पॉइंट Q। इस पे मैं क्या लगाऊं कि मेरे पास OQ डिस्टेंस यूज में आ जाए? तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज साइन ऑफ π/2 माइनस अल्फा। साइन निकाल लेते हैं सर, परपेंडिकुलर है R और हाइपोटेन्यूज है OQ। साइन π/2 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा सर? दैट इज कॉस अल्फा। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2 और 1 लिखा हुआ है, तो कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी सर 1/√5, है ना। तो यहां से OQ कितना आ गया जी? तो OQ हमारे पास में आ गया सर r√5। OQ बोले तो सर पॉइंट O से लेकर Q तक की दूरी, यह आ गया सर r√5। अब इस डायरेक्ट मतलब इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का सम डायरेक्टली फाइनल लिख रहे हैं, दैट इज √2r प्लस √5r, ठीक है। देखना जरा, ये वाली दूरी प्लस ये वाली दूरी,
सर ये दोनों दूरियां मिलाकर किसके बराबर होनी चाहिए? दैट इज इक्वल टू 3। तो r की वैल्यू आ गई सर, दैट इज 3 अपॉन √5 प्लस √2, और रैशनलाइज करेंगे तो सर ये आ जाएगा √5 माइनस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा सर, ऊपर बचेगा सिर्फ √5 माइनस √2, और वो रेडियस को ऐसे ही रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा है। ए और बी की वैल्यू आ गई 5 और 2, तो इसका सम जो है दैट इज आ गया 7 थाला फॉर ए रीजन। ठीक है, यहां पर जरा देखना, ज्योमेट्री प्लस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे शिफ्टिंग, कोऑर्डिनेट प्लेन पे शिफ्टिंग, मेरे पास तुरंत ये एंगल आ गया सर, इसी को तो ढूंढ रहे थे। तो ये जो अप्रोच है ज्योमेट्री के साथ डील करने की, इसको आप इनबिल्ट कीजिए अपने अंदर, वरना मैं इसमें पहले थीटा के लिए सोच रहा था, मेरे को कोई रास्ता नहीं दिखा। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को दिख जाएगी सर ये अल्फा ऐसे निकाल लेंगे, वो जो थीटा आपने माना था वो ऐसे आ जाएगा, बट मुझे कुछ नहीं दिखा तो मैं तुरंत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ले गया, क्योंकि मुझे इस लाइन का स्लोप दिख रहा था, निकाल लूंगा, उससे ये एंगल पता चल जाएगा, उसके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए, सपोज दैट द इक्वेशन ऑफ सर्कल O इज x² प्लस y² बराबर 1। सर्कल O की जो इक्वेशन है वो ये है, x² प्लस y² बराबर 1, एंड P इज ए मूविंग पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्कल O। ठीक है जी, तो कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों, एक कोई सर्कल O है जिसकी इक्वेशन है x² प्लस y² बराबर 1, और इसके बाहर कोई मूविंग पॉइंट है P। ठीक है, सर्कल O के बाहर। ड्रॉ टू टेंजेंट्स लाइन to the circle O that passes through P with tangent points A and B। अब इस पॉइंट से आप इस सर्कल O पर दो टेंजेंट्स खींचो, इस पॉइंट से इस सर्कल O पर दो टेंजेंट्स खींचो, और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या टेंजेंट एट पॉइंट्स A एंड B। ठीक है ना, कनेक्ट AB एंड द स्ट्रेट लाइन, सॉरी कनेक्ट A एंड B, A और B को कनेक्ट कर दीजिए भाई, तो लो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होगी, है ना, ए बी को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, द स्ट्रेट लाइन ए बी इंटरसेक्ट्स द लाइन y बराबर x एंड y बराबर माइनस x एट द पॉइंट m एंड n। तो सर y बराबर x एक y बराबर माइनस x, दो लाइन बना लेते हैं, दोनों इसके सेंटर से गुजरेंगी क्या, है ना, एक y बराबर x है, एक y बराबर माइनस x है। एक्सक्यूज द डायग्राम बिकॉज दिस इज रफ डायग्राम। तो इसका सेंटर यहां कहीं पर है, दैट इज ओरिजिन, ये y बराबर x वाली लाइन है, और ये वाली जो दूसरी है ये y बराबर माइनस x है। फिर बोल रहा हूं बेटा रफ डायग्राम है। ठीक है ना, चलो तुम्हारे मन की शंका ही दूर कर देते हैं, वरना तुम बाद में चिल्लाओगे सर y बराबर x का भी स्लोप पॉजिटिव कैसे हो गया। मैं कहा बात तो सही है ना, अब ठीक है क्या, ये ले कुछ नहीं, मैं अपना ही काम आसान कर रहा हूं। तो दिस लाइन इज y बराबर x, और ये वाली जो लाइन है सर ये है y बराबर माइनस x। ठीक है, ये लाइंस दोनों लाइन ए बी को इंटरसेक्ट करती है m और n पर रिस्पेक्टिवली, तो मतलब सर दिस इज m, दिस इज n। ठीक है, डायग्राम इतना बन गया, डायग्राम इज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ 5 अपॉन OM स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ON स्क्वायर बराबर 10, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ द पॉइंट P। ट्रेजेक्टरी ऑफ द पॉइंट P मतलब सर इसका हमसे लोकस पूछा है, तो दिस इज h, k। अब OM स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर, अब ये O कौन है भाई, पॉइंट O कहीं बोला है क्या, सर्कल O बोला है, OM स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर, तो इसका सेंटर भी बेटा वो O ही बोलना चाह रहा है, बट ऑब्वियस। ठीक है ना, तो यहां पे लिख लेना सर्कल भी नाम O है विद सेंटर, ये इंफॉर्मेशन इसको देनी चाहिए थी, विद सेंटर O, है ना। ठीक है ना, वैसे मैं आपको एक हिंट दे दूं ये सवाल जो है ये ओलंपियाड के सवाल हैं, तो ओलंपियाड में एक छोटी सी चीज आप बोल सकते हो कि जो सर्कल का नाम रखा जाता है वो उसका सेंटर के बिहाफ पर ही रखा जाता है, मतलब वो सर्कल विद सेंटर O बोल रहा है। ठीक है ना, बट जेई वाले ऐसा नहीं करते, वो सर्कल को बोलते हैं S1, सेंटर को बोलते हैं C1, या सर्कल को बोलते हैं C1, सेंटर को बोल देते हैं P, तो वो पूरा मेंशन करेंगे। इसलिए जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैंने लिख दिया है कि इसका सेंटर O है। अब आपको ये वाला रिलेशन दे रखा है, आपको पॉइंट P का ट्रेजेक्टरी मतलब लोकस चाहिए। ठीक है भाई, वीडियो को पॉज कीजिए, डायग्राम वाला जो मतलब 40% टास्क था जिससे ये सवाल आपको डिफिकल्ट लग रहा था वो मैंने कर दिया। अब आप जो है उसका अगला 70% टास्क करो। चलिए जी, तो मैंने क्या किया, ओ तो ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये y बराबर x पे लाई कर रहा है, तो इसका x और y कोऑर्डिनेट बराबर होगा,
और ये वाला जो पॉइंट है ये y बराबर -x लाइन पे लाई कर रहा है, तो अगर इसका x कोऑर्डिनेट बीटा लेता हूं तो y कोऑर्डिनेट माइनस बीटा आएगा। अब अगर मैं OM स्क्वायर की बात करूं तो OM स्क्वायर आ जाएगा सर दैट इज 2 अल्फा स्क्वायर, और अगर मैं ON स्क्वायर की बात करूं तो सर वो आ जाएगा 2 बीटा स्क्वायर। समझ में आया? y बराबर x लाइन पे लाई करने वाला पॉइंट अल्फा अल्फा ले लिया, और y बराबर -x पे लाई करने वाला पॉइंट बीटा कोमा माइनस बीटा ले लिया। ON निकाला, OM निकाला, उन दोनों डिस्टेंसेस का स्क्वायर किया, इस इक्वेशन में पुट कर दिया। मतलब सर 5/2 अल्फा स्क्वायर प्लस 4/2 बीटा स्क्वायर बराबर 10, ये आपको दे रखा है। अब आपको लोकस निकालना है, तो बस एक हल्की सी चीज, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। इस अल्फा अल्फा और बीटा माइनस बीटा को h कॉमा के से रिलेट करो ना सर। ये अल्फा अल्फा और बीटा माइनस बीटा किस पे लाई करते हैं? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट पर। तो मैंने कहा व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी, और ए बी क्या है सर? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पी। तो T1 बराबर 0, ये रहा पॉइंट, ये रहा जी सर्कल की इक्वेशन। यूज रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी, तो एक्स स्क्वायर की जगह XH, वाई स्क्वायर की जगह YK बराबर 1। सर ये अल्फा अल्फा से भी पास करेगा, मतलब ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है ये अल्फा अल्फा से भी पास करेगी। तो सर x की जगह अल्फा, y की जगह अल्फा, तो अल्फा h प्लस अल्फा k बराबर 1। यहां से आप अल्फा की वैल्यू बोल सकते हो 1/h प्लस k। और सर यही सेम n बीटा कॉमा माइनस बीटा से भी पास करेगा, दैट इज बीटा h माइनस बीटा k बराबर 1। तो यहां से बीटा की वैल्यू आ गई 1/h माइनस k। ठीक है भाई। अब अल्फा ये रहा, बीटा ये रहा, अल्फा बीटा में ये रहा रिलेशन, पुट कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे सर? अब हम अपना FNF लिखेंगे 5। ठीक है, ये वाला 2 और ये वाला 2 मैं इस तरफ भेज रहा हूं, दैट इज सर यहां आ जाएगा 20। अल्फा की जगह 1/h प्लस k रखा, तो सर यहां पर आ जाएगा h प्लस k का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू h माइनस k का होल स्क्वायर। चलिए जी, यहां से 5h स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर दैट इज 9h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, 2hk इंटू 5 10hk और माइनस 8। तो ये कितना हो जाएगा सर? 2hk हो जाएगा बराबर 10। इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दो, यही लिखा हुआ है, देख लो ध्यान से। 9/2 xy बराबर 10। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड लोकस। आई होप मजेदार सवाल था, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते, बट यस सोचने वाला था सर। अगला सवाल दैट इज CTQ नंबर 37 में आपका स्वागत है। द सर्कल्स विच कट्स द फैमिली ऑफ द सर्कल्स पासिंग थ्रू 2 फिक्स्ड पॉइंट्स। 2 फिक्स्ड पॉइंट से एक फैमिली ऑफ सर्कल्स पास करती है, और एक कोई सर्कल है जो इसको ऑर्थोगोनली काटता है। ठीक है, द सर्कल्स विच कट सर्कल्स, ठीक है ना, सर्कल्स विच कट द फैमिली ऑफ द सर्कल्स पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। तो एक बार बताओ, 2 पॉइंट से दैट इज 2,1 और B 4,3, इनसे पास करने वाले जो लाखों करोड़ों सर्कल्स होते हैं, इस फैमिली को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सर इस फैमिली को हम रिप्रेजेंट करते हैं S प्लस लैम्डा L से, जहां पर S होता है इस सर्कल की इक्वेशन या किसी भी एक सर्कल की इक्वेशन विद AB एज डायमेट्रिकल अपोजिट एंड। तो A और B को अगर मैं डायमेट्रिकल अपोजिट एंड लेकर सर्कल की इक्वेशन लिखूंगा तो x-2 इंटू x-4, y-1 इंटू y-3, ये S हो गया जी पूरा का पूरा, प्लस लैम्डा टाइम्स L के लिए सर लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, दैट इज y-1 बराबर स्लोप इंटू x-2। स्लोप कितना है? 3 में से 1 गया, 4 में से 2 गया, 2/2 स्लोप है जी 1, x माइनस y-1। द लाइन इज लैम्डा L। तो सर जितने भी सर्कल्स पॉइंट A और पॉइंट B से पास करते हैं उनकी इक्वेशन हमने ऐसे लिख ली। ठीक है, अब कोई और सर्कल्स है, कोई और सर्कल्स हैं जो इस फैमिली को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं। तो मान लेते हैं सर वो जो सर्कल्स हैं वो S ये मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि वो सर्कल्स जो इसको ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं वो ये वाले हैं, दैट इज 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये वो सर्कल्स है बिकॉज f, g और c तीनों के तीनों ही सर वेरिएबल है, तो यहां से लाखों करोड़ों सर्कल बन सकते हैं। ये एक परिवार, ये एक परिवार, ये तो सारे ही सर्कल लिखे हुए हैं। अब सर ये दोनों आपस में ऑर्थोगोनल हैं।
ठीक है, ये कैसे हैं भाई, ऑर्थोगोनल। तो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी लगा देते हैं, दैट इज 2g1 g2। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी दैट इज 2g1 g2, 2f1 f2 बराबर c1 प्लस c2। तो सर एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ठीक करके लिख लेते हैं। मैंने कहा हाँ भाई, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी अपने को। तो एक्स स्क्वायर यहां से आ गया, वाई स्क्वायर यहां से आएगा, फिर यहां से आएगा सर आपके पास में -4x -2x -6x -4y 8 3 11 प्लस लैम्डा x माइनस लैम्डा y माइनस लैम्डा बराबर 0। तो ये जो सर्कल की इक्वेशन लिखी हुई है सर, दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा सर, दैट इज लैम्डा -6 इंटू एक्स, है ना। और y का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा सर, दैट इज माइनस टाइम्स 4 प्लस लैम्डा y, और 11 माइनस लैम्डा जो है वो हमारे पास में कांस्टेंट टर्म आ गई जी। ठीक है, हाँ है ना। तो चलिए कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी में वैल्यू पुट करते हैं। 2, इसका g1 तो g ही है, इसका g1 क्या है, x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय 2 दैट इज लैम्डा -6 अपॉन 2। ठीक है, प्लस 2 f1, इसका f1 तो f ही है, इसका f2 क्या है सर, y का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय 2 दैट इज माइनस टाइम्स 4 माइनस लैम्डा -4 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय 2। इसका कांस्टेंट पार्ट c ही है और इसका कांस्टेंट पार्ट 11 माइनस लैम्डा है। चलिए जी, ये 2 ये 2 ये 2 और ये 2, मतलब ये 2 आपस में कैंसिल, ये 2 आपस में कैंसिल। सर ये आ जाएगा g लैम्डा -6g -4f माइनस लैम्डा f, ये लैम्डा इधर आएगा प्लस लैम्डा -c -11 बराबर 0, है ना। ठीक है, मतलब g f c और लैम्डा में हमारे पास में एक कंडीशन बन गई, उसको सही से लिख रहा हूं। लैम्डा का कोफिशिएंट इकट्ठा कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो लैम्डा अगर मैं कॉमन लूं तो ये आ जाएगा g -f + 1, और बिना लैम्डा वाली टर्म्स -6g -4f -c लैम्डा बराबर 0। अब यहां पर आता है इसमें क्रिटिकली सोचने वाला स्टेप। ठीक है, हाँ ना, क्रिटिकली सोचने वाला स्टेप। सर ये जो परिवार है ये इसको हमेशा ऑर्थोगोनली काटना चाहिए। उसने क्या बोला, द फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू 2 फिक्स्ड पॉइंट्स कट्स ऑर्थोगोनली, मतलब ये और ये हमेशा ऑर्थोगोनलिटी काटेंगे, ऑर्थोगोनली काटेंगे। कुछ बच्चों को मेरे हमेशा हमेशा पे फोकस करने पर हिंट मिल गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि दिस इज ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू मतलब फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, क्योंकि इसमें से सर्कल अगर आपको अलग अलग चाहिए इस परिवार में से, तो आप लैम्डा की वैल्यू बदलोगे। इस परिवार का जो भी सदस्य होगा वो इसको ऑर्थोगोनली काटेगा, मतलब फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब सर यहां पर क्रिटिकल स्टेप है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, दिस इज आइडेंटिटी इन लैम्डा। ये पूरा का पूरा क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिटी इन लैम्डा। तो कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा दैट इज g -f + c। ठीक है, तो g -f + c नहीं, सॉरी, g -f + 1 ये 0 होना चाहिए, एंड ये पूरा प्रोग्राम 0 होना चाहिए, माइनस साइन कॉमन लेकर लिख रहा हूं। तो 6g + 4f + c + 11 बराबर 0। एक ये और एक ये। चलिए अभी कहानी खत्म नहीं हुई है भाई, कैलकुलेटिव सवाल है। तो g -f + 1 बराबर 0, एक इक्वेशन ये होगी। दूसरी 6g 4f + c + 11, 6g + 4f + c + 11 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0, है ना। अब उसने क्या बोला कि हमारा वाला जो ये वाले सर्कल्स थे जो इसको ऑर्थोगोनली काट रहे थे, ये सर्कल्स 2 फिक्स पॉइंट से पास करते हैं, x1 y1 x2 y2। अब दोस्तों फिक्स पॉइंट की बात आ गई तो हमें फैमिली का रिवर्स यूज करना है। तो जो सर्कल की इक्वेशन थी क्या थी, जो आपने सर्कल्स माने थे, दैट इज x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0। ये वाले जो सर्कल्स है ये 2 फिक्स पॉइंट से पास करते हैं, तो मैं इसको अब s + लैम्डा l का रूप देने वाला हूं। उसके लिए मुझे g, f और c में से कोई एक ही वेरिएबल यहां दिखना चाहिए या एक ही पैरामीटर दिखना चाहिए। f और c को एलिमिनेट कर दो, चाहे g और c को एलिमिनेट कर दो, चाहे g और f को एलिमिनेट कर दो। तो मैंने कहा यहां से देखते ही पता चल रहा है कि f की वैल्यू जो है वो g + 1 है, और अगर f की वैल्यू g + 1 है तो ये कितना आ जाएगा भाई, 6g, फिर ये आ जाएगा 4g + 4 + c + 11।
तो यहां से सी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, -10G, 6 4 10 और 11 और 4 15, तो ये वाली चीज। अब दोनों में मैंने वैल्यू पुट कर दी, जी को रख रहा हूं और बाकी सबको उड़ा दे रहा हूं। तो 2gx 2f, f की जगह आप क्या लिखोगे सर, दैट इज g + 1y, g + 1y, और c की जगह आप लिख रहे हो -10g -15। ठीक है, अब g का कोफिशिएंट पहले बिना g वाली टर्म्स, दैट इज x² + y², बिना g वाली टर्म इसमें तो नहीं, यहां से आएगी 2y + 2y, और ये वाली बिना g की टर्म है, दैट इज -λ, प्लस g वाली टर्म्स बताओ, या इनफैक्ट 2g वाली टर्म्स बताओ सर। ये आ जाएगा x, यहां से आएगा सर 2gy, तो ये आ जाएगा +y, इसमें से 2g कॉमन लोगे तो -5। कितने लोगों को ये पूरी की पूरी s + λl दिखाई दी? दिस इज s + μ एंड दिस इज l। ठीक है, अब इनके दो फिक्स्ड पॉइंट कौन कौन से हो जाएंगे सर? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू। ये सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी x² + y² + 2y -15 बराबर 0, और इसको एक लाइन जो है दैट इज x + y -5 बराबर 0 ये काट रहा है। ठीक है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1, और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2। और आपसे जो पूछा है उस पर भी फोकस कीजिएगा, x1³ + x2³ y1³ + y2³। तो मैं आपको अब आगे का प्रोसेस समझा रहा हूं, दैट इज थ्योरी ऑफ इक्वेशन से मदद लेनी है। यहां से आप बोल सकते हो कि सर y की वैल्यू जो है वो आ गई 5 - x, y की जगह 5 - x रख दो। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, मैंने क्या किया, पहले x की वैल्यू निकाली, वो कितनी आ रही है 5 - y। ये जब मैं इसमें पुट करूंगा तो सर ये कितना आ जाएगा 5 - y का होल स्क्वायर + y² + 2y -15 बराबर 0। सर यहां से एक y², यहां से एक y², 2y² -10y + 2y तो -8y, 25 में से 15 गए तो +10। दैट मीन सर हमारे पास में इक्वेशन आ गई y² -4y + 5 बराबर 0। ध्यान से देखो, इसके रूट्स इमेजिनरी हैं, कोई बात नहीं सर, इमेजिनरी रूट्स हैं तो हम क्या करें, हम तो y1 + y मतलब y1³ + y2³ की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज y1 + y2, दैट इज 4, और y1 y2 से दैट इज 5, है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज y1³ + y2³, तो इसका क्यूब कर दो। तो y1 + y2 का क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब, दैट इज 64। यहां पे कितना आ जाएगा, y1³ + y2³ इज 3y1 y2 इंटू y1 + y2 बराबर 64। अब सर इसकी वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, दैट इज 5, और इसकी वैल्यू है सर आपके पास ऑलरेडी 4, तो y1³ + y2³ का आपके पास में सम आ गया। और सिमिलरली आपको अब खुद सॉल्व करना है, इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं डू इट बाय योरसेल्फ, और जो जो आपका पार्ट मैच होता जाए, जहां जहां तक आप पहुंचते जाओ, बिकॉज इसमें आंसर भी मेंशन्ड है। तो अब क्या करना है सर, y की जगह 5 - x रखते हैं, तो यहां पर x में एक क्वाड्रेटिक बनती है, उसके दो रूट्स होते हैं x1 x2। फिर से हम सर यही काम करते हैं, ठीक है, x1³ + x2³ निकाल लेते हैं। चलिए जी, अगला जो है वो हमारे पास में क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन का एक पूरा पैराग्राफ है जी। क्या है, पूरा पैराग्राफ, आराम से जवाब देंगे आप। S1 S2 B2 fixed externally tangent circles, x1 x2 B2 fixed externally tangent circles with radius 2 and 3 respectively। क्या है मतलब, दो सर्कल्स है S1 S2, टू फिक्स्ड एक्सटर्नली टेंजेंट सर्कल्स है, मतलब एक की रेडियस 2 है, एक की रेडियस 3 है। तो एक की रेडियस 2 और एक की रेडियस 3, ठीक है, ये हो गया जी S1, ये हो गया जी S2, ठीक है। लेट S3 बी ए वेरिएबल सर्कल इंटरनली टेंजेंट टू S1 एंड S2 बोथ एट A एंड B। अब एक वेरिएबल सर्कल है जो इन दोनों को इंटरनली टच करता है। अब भाई तो टच हो जाना है यार, नहीं होएगा
हाँ, एटीट्यूड वाला है ना, कैसा है, एटीट्यूड, नो ग्रेटिट्यूड ओनली एटीट्यूड। अरे वाह, हो गया सर। ये एक वेरिएबल सर्कल है, ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ ऐसा ही नहीं बनेगा, ये इस तरफ से भी ऐसा बन सकता था सर, ठीक है। तो ये एक वेरिएबल सर्कल है, उसने खुद बोला है, बहुत बढ़िया। जो कि S3 जो है वो इंटरनली टेंजेंट है S1 S2 पे। तो देख लो, मैंने आपको बताया था कि S और S1 इंटरनली टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं सर, ये S है, ये S1 है, कर रहे हैं सर। और S और S2 आपस में इंटरनली टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बिल्कुल कर रहे हैं। एट पॉइंट A एंड B रिस्पेक्टिवली, S1 पहले S2 बाद में है, तो सर ये वाला जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज A, और ये वाला जो पॉइंट है सर दिस पॉइंट इज B, और ये S2 ये S1, ठीक है, इनके नाम यहां रख देते हैं जी, ठीक है। द टेंजेंट्स टू S3 एट A एंड B मीट्स एट T। ओहो, रुक जा भाई, क्या क्या करवाएगा, फिर बच्चे बोलेंगे सर डायग्राम नहीं बनता है। A और B पर जो टेंजेंट्स हैं, किस पे, सर्कल S पर। A और B पर जो टेंजेंट खींची है आपने सर्कल S पर, वो T पर मीट करती है, ठीक है, हाँ ना। T A की जो लेंथ है वो आपको 4 दे रखी है, दिस लेंथ इज गिवन एज 4, तो T B की भी तो लेंथ 4 ही हो जाएगी सर। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल लेंथ की होती है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल S3 है? S3 कौन है भाई? S3 इज द वेरिएबल सर्कल, सॉरी, वेरिएबल सर्कल का नाम S नहीं है, S3 है। इसकी आपको रेडियस बतानी है जी, शुरू हो जाओ। डायग्राम मैंने आपको बना के दे दिया है। इसकी रेडियस जो है छोटे वाले की दैट इज 2, और इस बड़े वाले की रेडियस इज R1 R2, so दैट इज 3, ठीक है ना। ये पूरा डायग्राम आपके सामने है ना। नाउ आई होप आपने सोच लिया होगा, मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, तो ध्यान सुनिएगा प्लीज। मैंने क्या बोला, दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। रेडिकल एक्सिस का नाम सुना है क्या? तो मैं आपको एक हिंट देता हूं, मन में सोचना प्लीज, या फिर इस बात को सोचना कि S1 S2 और S3 का रेडिकल सेंटर T है। क्योंकि अगर मान लो मैं आपको ये 3 सर्कल ऐसे बनाने के लिए बोलूं, ऐसे, ध्यान सुनना, इस S1 और S3 की ये रेडिकल एक्सिस हो जाएगी, बिकॉज इंटरनली टच कर रहे हैं। S3 और S2 की ये रेडिकल एक्सिस हो जाएंगी, हाँ सर, है ना। और S1 S2 की रेडिकल एक्सिस क्या हो जाएगी सर, वो ये हो जाएगी। और सर ये रेडिकल एक्सिस एक ही केस में एग्जिस्ट नहीं करती, जब तीनों का सेंटर कोलिनियर हो। सर ऐसा तो है नहीं, तो यहां तो एग्जिस्ट करेगी। दैट मीन्स, अच्छा ये जो है ये कौन है सर, ये S1 S2 की कॉमन टेंजेंट है। तो S1 S2 की जो कॉमन टेंजेंट है वो भी इससे पास करेगी सर, है ना। तो पॉइंट T जो है दैट इज द रेडिकल सेंटर ऑफ S1 S2 S3। पॉइंट T अगर रेडिकल सेंटर है तो आप ये बोल सकते हो TA की लेंथ, TB की लेंथ, और ये TABC यूज नहीं हो ना, TC की लेंथ, ये तीनों लेंथ बराबर होंगी, क्योंकि तीनों की रेडिकल एक्सिस, इन दो की रेडिकल एक्सिस ये रही, दो की ये रही, बाकी दो की ये रही, जहां मीट करती है वही रेडिकल सेंटर होता है। या फिर रेडिकल अगर आपको एक सेंटर चाहिए तो दो रेडिकल एक्सिस से भी आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, तीसरी उसी से ही पास करेगी, ठीक है ना। ठीक है भाई, अब कुछ ज्योमेट्री खेलते हैं सर, हमें रेडियस पता करनी है। मैंने कहा अगर मुझे टेंजेंट्स के बीच में एंगल पता चल जाए तो मजा आ जाएगा। तो मैंने इस एंगल को बोला अल्फा, इस एंगल को बोला बीटा। अब ये डायग्राम इतना प्यारा बन रहा है कि कुछ बच्चों से कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो सकती है। कुछ लोग बोलेंगे सर अल्फा और बीटा दोनों बराबर होंगे, अल्फा अल्फा ले लोगे। नहीं भाई, खुद सोच कॉमन सेंस से, एक छोटा सर्कल है और फिर यहां पर एक बड़ा सर्कल है, ये है पॉइंट T। तो ये जो एंगल है और ये एंगल बराबर कहां से होंगे भाई? तेरा मन तुझे ये बोल रहा है कि एंगल बराबर होंगे, बट ऐसा है नहीं, पहली चीज। दूसरा कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, उनको ऐसा लगता है कि ये जो रेडिकल सेंटर है ये इसके सेंटर, मतलब ये जो रेडिकल एक्सिस है S1 और S2 की, ये इसके सेंटर से पास करेगी। ऐसा भी नहीं है, ये कहां लिखा हुआ है ना। तो ये दो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक होती है जो आपको अवॉइड करनी है। तो मैंने दोनों अलग अलग एंगल लिए, अल्फा और बीटा। ठीक है भाई, क्या मैं अल्फा निकाल सकता हूं? ध्यान से देखना सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। उसके लिए आप ये वाला डायग्राम देखो, S1 बनाओ,
ये टेंजेंट देखो पॉइंट ए पर, फिर आगे चलकर सर यहां कहीं पॉइंट टी है जिससे एक टेंजेंट और निकली जो पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट करती है, और इनके बीच का एंगल जो है वो है अल्फा। तो मैंने कहा ठीक है यार, इसके सेंटर से परपेंडिकुलर डाल, ये रेडियस आर हो जाएगी जिसकी वैल्यू 2 है, S1 की रेडियस, और इसको इससे ज्वाइन कर दें। तो मैंने कहा ये एंगल कितना आ जाएगा सर, दैट इज अल्फा बाई 2, और ये वाली लेंथ कितनी दे रखी है 4। तो यहां से मैं बोल सकता हूं tan ऑफ अल्फा बाई 2, बिकॉज ये पूरा एंगल अल्फा तो आधा एंगल अल्फा बाई 2, सर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर दैट इज 2 अपॉन बेस दैट इज 4। टीए की लेंथ 4 दे रखी है बेटा, सर ये आ गया 1/2। सिमिलरली इस ज्योमेट्री को उठा लो, ठीक है। ये वाला सर्कल है आपके पास में S2, यहां पर है पॉइंट T, ठीक है। यहां पर जो है सर ये वाला पॉइंट है T, ये वाला पॉइंट T, ये वाला जो पॉइंट है B, ये वाला पॉइंट है C, पूरा एंगल बन रहा है सर बीटा, और इसको इसके सेंटर से ज्वाइन करोगे तो ये वाला जो एंगल बनेगा सर दिस इज बीटा अपॉन 2, ये 90 डिग्री, इसकी रेडियस है 3, जो टीए की लेंथ है वही टीबी की लेंथ है, ये 4, तो 10 बीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी आ गई सर, दैट इज 3/4। अब मैंने कहा अब S3 और T पॉइंट को उठा लो। सर S3 जो सर्कल है वो ये है, इस पे A और B पे जो आपने टेंजेंट खींची सर वो ये है, ये S3 है भाई, ये T पर मीट करती है, ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है, यहां कहीं पर इसका सेंटर होगा, ये परपेंडिकुलर डालोगे तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी जिसको मैं R3 बोल देता हूं लेट्स से, जो हमें कैलकुलेट करनी है, तो टीए और टीबी के बीच में नेट एंगल कितना बन रहा है सर, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। तो सेम कॉन्सेप्ट से अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये वाला जो एंगल कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, ठीक है। और टीबी की जो लेंथ है सर वो दे रखी है 4, तो इस ट्राइंगल में दैट इज tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, मतलब इस एंगल पर tan की वैल्यू दैट इज R3/4 हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन टीबी, टीबी की लेंथ 4 दे रखी है। अब सर दोनों की अलग अलग वैल्यू पता है, तो tan A प्लस बी का फॉर्मूला tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 इज R3/4। अब मुझे ये सॉल्व करके बता दो ये कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है क्या 5/4, है ना, और नीचे क्या लिखा हुआ है सर, दैट इज 5, ये 2 इधर जाएगा ना तो 5/4, और ये लिखा हुआ है सर 8 में से 3 गए तो 5/8, सर ये पूरी वैल्यू आ रही है 2। तो R3 की वैल्यू सर यहां से हमारे पास में कितनी आ गई, R3 की वैल्यू आ गई सर 8, इस सर्कल की जो रेडियस है वो हो जाएगी सर 8, ठीक है। मजेदार सवाल, आ जाइए। द एरिया ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग TAB, अब यहीं आ जाते हैं TAB, तो यहां देखो जरा, जो सर्कल TA और B से पास करेगा वो इसके सेंटर से भी पास करेगा भाई, है ना, जो सर्कल TA और B से पास करेगा वो इसके सेंटर से भी पास करेगा, है ना, समझा, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो गया ना, ये पॉइंट T, ये A, ये B और इसका सेंटर C3, ये चारों मिलाकर वर्टिसेस जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के बन रहे हैं, बिकॉज अपोजिट एंगल्स का सम 180 आ रहा है। तो सर जो सर्कल TAB से पास करेगा वो इसके सेंटर से भी पास करेगा, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो TAB है उसमें उसका एरिया आपको चाहिए दैट इज पाई R²। अब मुझे एक बात बताओ, इस गुलाबी वाले सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी सर, ये इसका डायमीटर है, इसको C3 अगर हम बोले, ठीक है, तो सर वो हो जाएगा हमारे पास में TC3, जो कि इसकी डायमीटर हो जाएगी, बिकॉज एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री है, तो TC3 डायमीटर इसका आधा, तो TC3/2 का होल स्क्वायर ये पूछ रहा है। अब मैंने कहा यार TC3 कैसे निकालूं, तो सारी चीजें तो आपके पास में है ना। कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि ये देख भाई R3 आ गया, देख इधर आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें ये पॉइंट T है, ये पॉइंट C3 है, ये पॉइंट B है, ये 4 दे रखा है, ये R3 आपने अभी निकाला, ये 8 है, तो TC3 की वैल्यू क्या हो गई सर, 64 में से 16 गए, तो 64 में से
16 गए तो कितने बचे, 48। तो सर ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 48, दैट इज 16 ती है तो दैट इज 4√3, है ना, कोई दिक्कत है ना। TC3 और B को उठा के लाओ, ठीक है भाई। तो ठीक है सर, TC3 की वैल्यू आ गई, तो दिस इज पाई, TC3 कितना है सर, 4√3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2, देखना जरा भैया, 4 3 12, दैट इज 12 पाई हमारा आंसर आ रहा है सर, है ना। तो 12 पाई, पाई आर स्क्वायर, कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने, हाँ गड़बड़ की है, गड़बड़ ये की है कि जो हाइपोटेन्यूज होगी वो इन दोनों के स्क्वायर्स का सम होगी, दैट इज 64 प्लस 16, तो ये आ रहा है सर 80, है ना। तो 16 5 80 होता है, तो सर ये आएगा 4√5, ठीक है ना। तो TC3 कितना आएगा सर, 4√5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 4 × 5, 20 पाई हमारा आंसर आ रहा है सर, सॉरी फॉर दिस, तो 20 पाई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सॉरी, अब अगला पार्ट क्या है, C1 C2 C3 बी द सेंटर्स ऑफ S1 S2 S3, बहुत बढ़िया सर, हमने C1 C2 C3 लिए हैं रिस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, मस्ट बी ट्रू हमेशा सत्य होना ही चाहिए। ध्यान से देखोगे तो सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस को इन्वॉल्व किया उसने चारों पार्ट्स में, सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस को, तो मैंने कहा सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस तो हम भी इन्वॉल्व कर लेते हैं भाई, आ जाओ। मैं आपसे पूछूं कि इसका सेंटर जो है वो C1 है, इसका सेंटर C2 है, जल्दी से बताइएगा। C1 C2 के बीच की दूरी दोनों एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो सर वो आएगी दोनों की रेडियस का सम। इसका सेंटर C3 है, दोनों इंटरनली टच कर रहे हैं, दैट इज C2 C3, दोनों इंटरनली टच कर रहे हैं, ध्यान रखना C2 C3 इंटरनली टच कर रहे हैं। तो जब दो सर्कल्स इंटरनली टच करते हैं तो उनके सेंटर्स के बीच की दूरी आती है उनके रेडियस का डिफरेंस। सर इसकी जो रेडियस है वो आपने 8 निकाली, इसकी रेडियस 3 है, तो 8 में से 3 गया 5। फिर C1 C3 कितना आ जाएगा भाई, C1 C3 वो कितना आ जाएगा सर, इसकी बड़े वाले की रेडियस 8 निकाली, इसकी रेडियस 2 है, तो 8 में से 2 गया सर, ये आ गया 6। तो C1 C2 आपके पास में 5 आ गया, C1 C2 5 आ गया, C3 C1 ये 6 आ गया, और C3 C2 ये भी 5 आ गया, है ना, C2 C3 ये भी 5 आ गया। चलिए जी, अब वो बोल रहा है कि C3 C1 प्लस C2 C3 इन दोनों का सम 11, नहीं सर, C3 C1 C2 C3 इन दोनों का डिफरेंस 1 आना चाहिए सर, ये 3 बोल रहा है, गलत। C1 C3 C2 C3, C3 कॉमन है, दोनों का एडिशन, सर ये भी गलत बोल रहा है। C3 C1 माइनस C2 C3, सर ये सही बोल रहा है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 1 आ रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 3 circles lie on a plane so that each of them externally touches the other two. Two of them has radius 3 and third having radius 2. ABC are the point of tangency. खुद कीजिएगा प्लीज। Yes. Now this is do it by yourself because इस प्रकार के सवाल हमने बहुत कर लिए कि कोई सर्कल इंटरनली टच कर रहा है, कोई एक्सटर्नली टच कर रहा है, फिर आपको राइट एंगल ट्राइंगल बनाकर कुछ ज्योमेट्री वेमेट्री लगानी है, थीटा वीटा है, सोचने हैं, आप सोच सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको डिप भी दिया। आ जाइए अगला सवाल। अगेन ये पैराग्राफ है, इसके 3 पार्ट हैं, ध्यान रखिएगा प्लीज। लेट C be the circle of radius R with center O. Let P be the point outside the C and D be a point on the C. A line through P intersects the C at Q and R. वापस पढ़ते हैं भाई। एक C कोई सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो O है, P be a point outside of the C, P कोई पॉइंट है outside of the C, and D a point on the C, D कोई पॉइंट है इस C के ऊपर, कहां बताया उसने, आगे बताया तो पता नहीं, अभी तो नहीं बताया। The line through P intersects the circle C, C का मतलब सर्कल, Q at R, इससे कोई लाइन है जो सर्कल को Q और R पे इंटरसेक्ट करती है। S is the मिड पॉइंट ऑफ QR, S जो है वो इनका मिड पॉइंट है, तो सर कॉर्ड का मिड पॉइंट है तो सेंटर से ज्वाइन करोगे तो ये एंगल 90 डिग्री आएगा।
व्हाट इज द कर्व ऑन विच एस लाइज, एस किस पे लाई करेगा ये बताइए प्लीज। तो आपके पास सर्कल फिक्स है, पॉइंट पी फिक्स है ना, समझ में आया? जैसे ही आप मान लो थोड़ी देर बाद में कोई बच्चा बोले कि सर मैं तो लाइन क्यू आर ऐसे बनाऊंगा, कौन कौन फिक्स है वापस बोलो। सर्कल सी फिक्स है और पॉइंट पी फिक्स है। अब लाइन आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा सर वो वापस एंगल 90 डिग्री बनाएगा क्या, है ना। दैट मीन्स ये जो लोकस ऑफ एस है ये किस पे लाई करने वाला है। तो आप बोल सकते हो सर सर्कल फिक्स है तो ये वाला पॉइंट भी फिक्स, ये वाला पॉइंट भी फिक्स। अगर मैं इसको डायमीटर लेकर एक सर्कल ड्रॉ करूं तो सर्कल या तो इस तरफ जाएगा या फिर इस तरफ आ जाएगा, है ना, हाँ है ना। सर्कल या तो इस तरफ जाएगा या इस तरफ आ जाएगा, समझने वाली बात है, ठीक है। फॉर डिफरेंट चॉइसेस ऑफ द लाइन थ्रू पी व्हाट इज द कर्व ऑन विच एस लाइज। अगर आप पॉइंट पी से डिफरेंट डिफरेंट लाइंस ड्रॉ करते हो तो एस किस पे लाई करेगा, एस एक सर्कल पे लाई करेगा जिसका डायमीटर ओपी होगा। ऑन ए स्ट्रेट लाइन गलत बात। एन आर्क ऑफ ए सर्कल विद पी एज सेंटर, नहीं सर सेंटर नहीं है पी। एन आर्क ऑफ ए सर्कल विद पी एस एज डायमीटर, आर्क ऑफ ए सर्कल विद पी एस नहीं जी, ओपी एज डायमीटर चाहिए। आर्क ऑफ ए सर्कल विद ओपी एज डायमीटर, है ना, ठीक है, विद ओपी एज डायमीटर। क्या मेरी बात समझ में आती है। नाउ सर ये आर्क क्यों बोल रहा है, क्योंकि कभी भी एस यहां तो नहीं पहुंच पाएगा ना भाई, पी और ओ पर, है ना, या पहुंच जाएगा क्योंकि क्यू आर इसका मिड पॉइंट ये हो जाएगा। हाँ, पी इस पे कभी नहीं पहुंच पाएगा। तो यहां से लेकर यहां तक आया, बट यहां से लेकर यहां तक आया, तो सर्कल की एक आर्क बना रहा है, पूरा सर्कल नहीं बना रहा। उसमें से एक पॉइंट पी छोड़ देगा, एस कभी उसके ऊपर नहीं आ पाएगा, ठीक है। इसलिए आप बोल सकते हैं कि उसने आर्क शब्द का प्रयोग करा है। छोटी सी बात है, माइनर सी, बट समझ में आनी चाहिए। लेट P is situated at a distance D from the center O. P is situated at a distance D from the center O. ये जो distance है this is D. Then which of the following is not equals to the product PQ PR? अरे वाह सर, ये वाली वो लाइन थी जो इसको PQ और R पे कट कर रही थी। यहां पर मैं आपको एक जानकारी बता दूं जो कि शायद मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि सर्कल के अंदर या सर्कल के बाहर, है ना, ऐसे या फिर ऐसे कि पॉइंट P पर कॉर्ड AB और CD इंटरसेक्ट करते हैं, तो आप लिख सकते हो दैट इज PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD। और एक आप ऐसी कॉर्ड बनाओ और इसमें से मान लो इसको टच करवा दो यहां पर, तो PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD इज इक्वल टू PT स्क्वायर। किसके बराबर होती है जी, PT स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है भाई। हाँ, तो जैसे ही मुझे दिखाई दिया दैट इज PQ इंटू PR, तो अब मैं देख रहा हूं कि यहां से अगर मैं टेंजेंट की लेंथ ड्रॉ करूं तो मैं बोल सकता हूं कि PQ इंटू PR इज इक्वल टू PT स्क्वायर। अब PT स्क्वायर कैसे निकाले, है ना, ठीक है। अच्छा, इसने खुद ही बोला T इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल C एंड PT इज टेंजेंट टू द C। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस सर्कल की जो है वो आपको रेडियस R भी दे रखी है। तो मैंने कहा एक बात बताओ, पहले तो मुझे PT बता दो कितना होगा। तो सर ये R जरा देखना, ये एक बना राइट एंगल ट्राइंगल, ये पॉइंट हो गया P, ये हो गया O, ये D, ये R और ये लेंथ है PT। तो आप PT बोल सकते हो PT का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो PQ इंटू PR प्रोडक्ट इज इक्वल टू D स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इज PT स्क्वायर। आए एक सेकंड भाई, कुछ गड़बड़ है क्या। PT स्क्वायर भी ऑप्शन बी है, क्या बोल रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इक्वल्स टू, सवाल पूरा ध्यान से पढ़ें। देखो मैं आपको वो एरर भी करके दिखा रहा हूं जो आपसे पेपर में हो सकती है। जल्दबाजी में, एक्साइटमेंट में ऑप्शन ए ही आपने टिक कर दिया। सर सवाल तो पढ़ लो, वो बोल रहा है इनमें से किसके बराबर नहीं है। तो PT स्क्वायर के तो बराबर है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। PT स्क्वायर की ही वैल्यू D स्क्वायर माइनस R स्क्वायर है, ये भी नहीं हो सकता, है ना। अब PS स्क्वायर माइनस QS RS आ रहा है। सर ये एक बात बताओ, PS कौन था। सर S था इस कॉर्ड का मिड पॉइंट।
तो मैंने कहा देख पीएस को पिक्चर में लेके आना, यहां पे कौन कौन चल रहा है पहले वो देख लेते हैं, पीएस क्यूएस आरएस। तो मैंने कहा ठीक है, तो ये जो पीक्यू है क्या मैं इसको पीएस माइनस एसक्यू लिख सकता हूं? तो दिस इज पीएस माइनस क्यूएस, ये आ गया पिक्चर में। और पीआर को मैं पीएस प्लस आरएस लिख सकता हूं। हाँ सर। अब क्या आपको यह बात समझ में आती है कि आरएस और क्यूएस बराबर है? बिकॉज क्यू आर का मिड पॉइंट एस है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो सर ये आ जाएगा पी एस स्क्वायर माइनस क्यू एस का होल स्क्वायर। अब इसको पी एस स्क्वायर क्यू एस को लिख दो क्यू एस इंटू आर एस, क्योंकि ये दोनों क्यू एस ही हैं। तो सर ये वाला ऑप्शन भी सही है, क्यू एस इंटू आर एस, तो इसके बराबर भी नहीं होगा। मतलब किसके बराबर नहीं हो सकता? इन तीनों के तो बराबर है, इसके बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो बस कंफ्यूजिंग एक ऑप्शंस बना के आपको कुछ दे दिए हैं। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। अब अगला पार्ट 40th पार्ट पे चलते हैं। लेट एबीसी बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन सी। तो वो जो आपके पास सर्कल सी था जिसकी रेडियस आर थी, उसके अंदर हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया। सर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो साइड लेंथ ए ले लेते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। लेट अल्फा बीटा गामा डिनोट्स द डिस्टेंस ऑफ द डी फ्रॉम वर्टिसेस ए बी सी रिस्पेक्टिवली। डी कौन है भाई? एक सेकंड, ये रहा डी। डी कौन था? वापस पढ़ते हैं एक बार। डी बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल आउटसाइड सी एंड डी बी ए पॉइंट ऑन द सर्कल। कोई भी एक पॉइंट है डी इस सर्कल के ऊपर। आ जाइए सर, यहां कहीं पर पॉइंट डी ले लेते हैं, ये तो इस सर्कल का नाम है। ठीक है, इफ अल्फा बीटा गामा डिनोट्स द डिस्टेंस ऑफ द डी फ्रॉम वर्टिसेस ए बी सी। वर्टिसेस ए बी सी से जो डिस्टेंस है दैट इज अल्फा, दैट इज बीटा एंड दिस इज गामा, है ना? ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा। बताओ भाई, ए का इन्वॉल्वमेंट तो है नहीं और आंसर अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में आ रहा है। चलिए, तो यहां पर हम यूज करने वाले हैं दैट इज टॉलमीज थ्योरम। पी साइलेंट है क्योंकि मुझे दिखा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। टॉलमीज थ्योरम क्या बोलती है कि अगर आपके पास कोई भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, ट्राइंगल मत देखो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखो, बी सी ए और ये रहा जी डी, और जिसमें आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में मुझे कैसे हिंट लगा उसकी बात बोल रहा हूं, जो साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल की वो इन्वॉल्व है। साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल कौन है सर? देखो ध्यान से, ये अल्फा है, ये वाली साइड क्या है सर? दैट इज ए, ये वाली साइड क्या है? ये भी ए और ये है गामा, और साथ में डायगोनल भी इन्वॉल्व है। सर ये वाली लेंथ कितनी है? सर ये वाली लेंथ है बीटा और ये वाली लेंथ क्या है? ए। तो डायगोनल कौन है? ए सी और बी डी, और साइड्स कौन सा सर? 1 2 3 4। टॉलमीज थ्योरम जिनको नहीं पता प्लीज मेरे साथ साथ लिख लेना, और मैं पूरा एक्सप्लेन करके लिख रहा हूं तो अपनी नोट्स में लिख लीजिएगा प्लीज, वैसे लिखवाई हुई बात। अगर क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट साइड्स का प्रोडक्ट दैट इज ए इंटू अल्फा प्लस अपोजिट साइड्स का प्रोडक्ट ए इंटू गामा। जो साइड्स हैं उनमें अपोजिट वाले का मल्टीप्लीकेशन करो और जोड़ दो, बराबर ये किसके आता है? ये किसके बराबर आता है? डायगोनल्स की लेंथ का प्रोडक्ट दैट इज ए इंटू बीटा। अब ए और ए कैंसिल हो गया, अल्फा प्लस गामा बराबर आपके पास में कितना आ गया? बीटा, अकॉर्डिंग टू टॉलमीज थ्योरम। अब टॉलमीज थ्योरम से अल्फा प्लस गामा बीटा के बराबर आया है, तो एक बार बताओ, अल्फा प्लस गामा अगर बीटा है तो बीटा माइनस बीटा, सर ये वाली पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर ये वाली पूरी वैल्यू हो जाएगी 0। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, बहुत ही यूनिक वे है पूछने का। अपीयरेंस डरा रही है, टॉलमीज थ्योरम इस्तेमाल करनी है, सीधा सीधा बीच वाले ब्रैकेट की वैल्यू 0 हो रही है, सर खेल खत्म। बहुत बढ़िया। चलिए, सीटीक्यू नंबर 41 पे हम लोग पहुंच गए हैं। डायग्राम आपको दे रखा है, ठीक है, डायग्राम में थोड़ा सा ध्यान रखना प्लीज। ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये लेंथ दिखने में बराबर नहीं है बट है 3। ठीक है भाई, आ जाइए। इन द फिगर ए बी इज टेंजेंट एट ए टू द सर्कल विद सेंटर ओ। सेंटर जो है वो ओ दे रखा है, ये ए पर टेंजेंट है ए बी। ठीक है, डी इज द इंटीरियर
द पॉइंट डी इज इंटीरियर टू द सर्कल, पॉइंट डी सर्कल के अंदर कोई लाई कर रहा है, डी बी इंटरसेक्ट द सर्कल एट सी, जो डी बी लाइन है, डी और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन है वो सी पर इंटरसेक्ट करती है, बीसी और डीसी की जो लेंथ है वो 3 दे रखी है, ओडी की लेंथ जो है वो 2 दे रखी है, ओडी उसने मेंशन नहीं करा है, तो ये वाली जो लेंथ है सर, दिस लेंथ इज ओडी, दिस लेंथ इज 2, ए बी जो है वो 6 दे रखा है, देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, इस सर्कल की रेडियस आपको बतानी है भाई। बस फिर अगेन कैसा सवाल है सर, ज्योमेट्री बेस्ड और ये आसान सवाल है, मेरे ख्याल से आप ये सवाल कर लेंगे खुद, है ना, आप कैसे कर लेंगे सर, इसको खुद सॉल्व कर लेंगे, जरा देखना। तो रेडियस को इन्वॉल्व करते हैं, तो पहले तो मुझे ज्योमेट्री के नाम पे सर राइट एंगल ट्राइंगल सुनाई दिखाई देता है बस, तो ले भैया ये यहां पर 90 डिग्री और ये इसको ज्वाइन कर दिया सर, ठीक है, ये इसकी रेडियस r हो जाएगी, ये 6 है और ये हमारे पास में OB हो जाएगा, तो एक हमारे पास में राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दिया जिसमें ये r, ये 6 और इसको x बोल देते हैं, ठीक है, दिस इज x, ठीक है, OB लेंथ। अब एक ट्राइंगल और दिखाई दे रहा है आपको, कौन सा, ODB, ठीक है, OD और ये B, ये पॉइंट है D, ये 90 डिग्री नहीं है, ध्यान रखना प्लीज, ये कहीं नहीं दे रखा, मान भी मत लेना प्लीज, OD और ये B, इनका मिड पॉइंट है C, बिकॉज ये वाली लेंथ है 3, ये वाली लेंथ है 3, सेंटर से लेकर इसकी दूरी, मैं फिर बोल रहा हूं प्लीज, ये पॉइंट C ऊपर नीचे भी हो सकता था, मतलब ये डायग्राम एक्चुअल में ऐसा है, यहां पे टेंजेंट खींची ये और ये ऐसे, ये सेंटर O, ये A और यहां कहीं पर पॉइंट है D और ये कोई पॉइंट है C, ठीक है, तो वो डायग्राम में ऐसा लग रहा है कि सर ये इसकी हॉरिजॉन्टली बराबर है, तो ये एंगल 90 डिग्री मत मान लेना, बट हाँ एक चीज जो आप मान सकते हो कि सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक, सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक, सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक डिस्टेंस होती क्या है सर, रेडियस ही तो होती है, तो क्या मैं ये r बोल सकता हूं, OB की जो लेंथ है वो आपने x बोली है, ये वाली 2 बोली है ना। कितने लोगों को यहां पर अपोलोनियस थ्योरम समझ में आती है, क्योंकि इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो ये ऐसे ही तो लिखा हुआ है, ये O, ये D, ये B है, सामने वाली साइड में का जो मिड पॉइंट है वो सर आपको दे रखा है C, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी 3 क्योंकि C जो है वो मिड पॉइंट है, बिकॉज लेंथ 3 है सर, ये वाली है R, ये है OD इज 2, ये है X, तो यहां से हम कौन सी थ्योरम लगाएंगे सर, दैट इज अपोलोनियस थ्योरम, जो कि हमें मिड पॉइंट का, सॉरी लेंथ ऑफ द मीडियन का फॉर्मूला बताती है, क्या होती है जी, मीडियन जिन दोनों साइड्स के बीच में से निकली है उनके स्क्वायर्स का सम, तो एक साइड है जिसकी लेंथ है x, एक है 2, प्लस 2 टाइम्स मीडियन खुद आएगी, दैट इज r स्क्वायर, प्लस चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, दैट इज 3 स्क्वायर, है ना, तो यहां से मैं x स्क्वायर की वैल्यू निकालने वाला हूं, तो x स्क्वायर आ जाएगा सर r स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, है ना, तो ये जो x स्क्वायर की वैल्यू है ये उठाकर मैंने क्या किया, ये इसके अंदर पुट कर दी, तो जहां पर मुझे x स्क्वायर दिख रहा है वहां पर मैं r स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ये इधर आएगा सर, दैट इज r स्क्वायर, और ये आ जाएगा 36 प्लस 4 माइनस 12, ठीक लिखा है ना भाई, 40 में से 12 गए तो ये बचा 28, है ना, 36 और 4 40, है ना, और ये कितना हो जाएगा सर 9 इंटू 2, ओहो अभी कर दिया ना गड़बड़, 9 इंटू 2 सर ये हो जाएगा 18, 9 इंटू 2 इज 18, तो 40 में से 18 गए तो कितना आ गया सर, ये आ गया आपके पास में 22, है ना, और पहले मैं क्या लिख रहा था, 40 में से 12 गए तो 40 में से 12, पहले मैं क्या लिख रहा था, मतलब सर 40 में से 12 गए तो आप लिख रहे थे 18, 40 में 28, सॉरी, हाँ यार वैल्यू बदल जाती क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहा है रेडियस की, ये 5 से छोटा है और ये 5 से बड़ा है, हाँ बिल्कुल सही,
तो यहां से आप बोल सकते हो रेडियस इज नथिंग बट √22। व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √22? तो सर ये आएगा आपके पास में 4। ठीक है ना? तो आंसर इज 4, बिल्कुल सही। चलिए जी, अगला सवाल दैट इज CTQ नंबर 42 की ओर चलते हैं दोस्तों। कंसिडर द सीरीज ऑफ n concentric circles C1 C2 C3 ... Cn with radius R1 R2 R3 ... Rn रिस्पेक्टिवली सेटिस्फाइंग R1 R2 R3 में से सबसे बड़ी रेडियस R1 की है, कॉन्सेंट्रिक है, R1 की रेडियस 10 है। ठीक है भाई, मतलब सर ये है C1, फिर कॉन्सेंट्रिक सर्कल है तो ये है आपके पास में C2, फिर कॉन्सेंट्रिक सर्कल है तो सर ये है आपके पास में C3, फिर सर ये है आपके पास में C4, ऐसे चलता जाएगा। तो ये C1 है, ये C2, ये C3। जो सबसे इधर वाला है सर वो है रेडियस, इसकी रेडियस है R1, सबसे बाहर वाले की, दैट इज 10। द सर्कल्स आर सच दैट द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, वापस सर्कल्स आर सच दैट द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एनी CI टू CI+1। मतलब CI+1 का मतलब क्या है? C1 पर बैठकर C2 पे टेंजेंट खींचोगे, C2 पर बैठकर C3 पे टेंजेंट खींचोगे, C3 पे बैठकर C4 पे टेंजेंट खींचोगे। थोड़ी आपकी इस सवाल से अर्जुना की यादें ताजा हो जाएंगी, बिकॉज ऐसा सवाल मैंने आपको अर्जुना में करवाया था। जो बच्चे अर्जुना 2.0 वाले मेरे सुन रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। बाकी आपने कहीं ना कहीं ऐसा कुछ देखा होगा, नहीं देखा तो आज देख लीजिएगा। आ टेंजेंट टू दिस, है ना? ठीक है, एक सेकेंड यार। द सर्कल सच दैट द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन CI टू CI+1। यहां से हमने इस पे बैठकर इस पर हमने क्या खींची है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। और वो किसको टच करेगी? वो टेंजेंट है CI+2 को, मतलब C3 पर। तो सिनेरियो कुछ ऐसा है दोस्तों कि मान लो एक, पहले हम C1 C2 C3 के लिए समझते हैं। ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। C1 के किसी पॉइंट पर बैठकर हमने खींची, पेयर ऑफ टेंजेंट की बात नहीं कर रहा, वो डायरेक्टली कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की बात कर रहा है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बेसिकली तभी बनती है जब पेयर ऑफ टेंजेंट का पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ज्वाइन करते हो। तो C1 पर बैठकर पेयर ऑफ टेंजेंट या कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हमने C2 पे खींची, और वो जो हमने C2 पर खींची है, वो जो हमने C2 पर खींची है वो क्या है? टेंजेंट है C3 पर। तो ये डायग्राम है भाई। ये तो मैंने C1 C2 C3 लिया है, सेम कहानी C2 C3 C4, सेम कहानी C3 C4 C5। अब मजे की बात क्या है, इसमें इन सभी की जो रेडियस है वो GP में आती है। आओ चेक करते हैं कैसे। तो ये आपके पास में डायग्राम है भाई, ठीक है ना? तो एक तरीका है इसका ज्योमेट्री से भी प्रूव करने का, और एक इक्वेशन वाइज जाने का, कि इक्वेशन, इस सर्कल की इक्वेशन सेंटर मान लो ओरिजिन पर, इस सर्कल की इक्वेशन मान लो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बराबर r1 स्क्वायर, इसकी x2 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बराबर, मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r2 स्क्वायर, इसकी इक्वेशन मान लो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r3 स्क्वायर। इस पे एक पॉइंट लो x1 y1, उससे पेयर ऑफ टेंजेंट खींचो, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, मतलब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दो। बट ज्योमेट्री सर इक्वेशन वाइज नहीं जा रहे आज, आप ज्योमेट्री ज्यादा खेल रहे हैं, तो मैंने कहा बस वही राइट एंगल ट्राइंगल और वहीं से खेलते हैं। तो यहां से मैंने 90 डिग्री ये ज्वाइन किया, है ना, और ये वाला, है ना? ठीक है ना भाई, सही लग रहा है? हाँ, तो अब मैं आपसे कुछ डिस्टेंसेस पूछता हूं। सर ये वाला जो डिस्टेंस होगा सेंटर से लेकर C2 के सर्कमफेरेंस तक, ये होगा R2। ये वाला जो डिस्टेंस होगा सर ये होगा R3, और ये वाला जो डिस्टेंस होगा सेंटर से लेकर C1 तक सर ये होगा R1। और दो राइट एंगल ट्राइंगल मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये डायग्राम यहां देखिएगा प्लीज, ये इसका सेंटर है, मतलब कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल? ये वाला, और साथ में ये वाला, ठीक है? ये 90 डिग्री, फिर सर ये भी 90 डिग्री, ठीक है ना? तो इस पॉइंट को बोल देते हैं A, इस पॉइंट को बोल देते हैं B, इस पॉइंट को बोल देते हैं O, इस पॉइंट को बोल देते हैं D। दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं जिसमें ये वाली डिस्टेंस R2 है, ये वाली डिस्टेंस R3 है,
और ये वाली डिस्टेंस R1 है। इन दो राइट एंगल ट्राइंगल्स को अलग अलग ड्रॉ करो। कौन से वाले को? एक OD और ये B, और एक OA और B। क्या इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव किया जा सकता है? हाँ सर, दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री है और OB वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज कॉमन। देख लो चाहे, है ना, क्योंकि OBA, क्योंकि ये वाला जो एंगल है DOB और AOB, ये दोनों एंगल बराबर ही तो है। तो सर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। मतलब कैसे लिखोगे? दैट इज ट्राइंगल BOD इज सिमिलर टू ट्राइंगल, अब जहां पर O आ रहा है वहां पर O, तो O बीच में आ रहा है तो यहां O, D पर 90 डिग्री बन रहा है तो B पर 90 डिग्री बन रहा है, तो D के साथ यहां B, यहां आ जाएगा A। ठीक है ना। अब सर ये वाला जो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है, तो BO अपॉन AO इज इक्वल्स टू OD अपॉन OB। बस यहां से वैल्यू पुट कर दो। अब BO की लेंथ कितनी है सर? BO की लेंथ है दैट इज R2। ठीक है, दिख रहा है R2। AO की लेंथ कितनी है? वो है R1। OD की लेंथ कितनी है सर? वो है R3। और OB की लेंथ कितनी है सर? वो है R2। तो बेसिकली सर यहां से आ जाएगा R2 स्क्वायर बराबर R1 R3। तो यहीं से क्या मैं ये बोल सकता हूं कि R1 R2 R3, क्या ये सभी लोग जीपी में है क्या? तो आंसर है सर यस, है ना। खेल खत्म, आ जाइए भैया। ठीक है, हाँ है ना। R1 R2 R3 जो है वो जीपी में है। किसकी वैल्यू पूछी है? तो सिग्मा लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये वाली R1 प्लस R2, मतलब इसको इनफाइनाइट तक पूछा है, टिल इंफिनिटी। ठीक है, हाँ ना। R1 आपके पास कितना है भाई? इफ द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स फ्रॉम एनी पॉइंट C1 टू C2 इज π/3। अच्छा, उसने π/3 भी दे दिया, मतलब वो R1 और R2 में रेशियो भी, मतलब रिलेशन भी निकलवा रहा है। तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स इज कितना है भाई? 60 डिग्री। तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट 60 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 30। ये पूरी दूरी है R1 और ये है R2। तो मैं साइन 30 डिग्री लगाऊं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज R2 अपॉन R1, साइन 30 डिग्री होता है 1/2। तो R2 जो है वो R1 का आधा है, देख लो R1/2 आ रहा है। तो सर ये लिखा हुआ है R1, फिर ये आ जाएगा R1/2। तो बेसिकली ये साइन 30 डिग्री या फिर ये 60 डिग्री वाली इंफॉर्मेशन हमें वो कॉमन रेशियो पता करने के लिए दे रखी है। फिर ये आ जाएगा सर R1/4, ऐसे चलता जाएगा। तो फर्स्ट टर्म इज R1 इनफाइनाइट जीपी का सम और कॉमन रेशियो इज हाफ। तो सर ये आ जाएगा 2R1। R1 की वैल्यू आपको दे रखी है दोस्तों 10, तो 2 इंटू 10 इज बेसिकली 20। ठीक है, बढ़िया सवाल था, इससे हमने प्रूव किया। इसको आप इक्वेशन वाइज जाकर भी प्रूव कर सकते हैं। ओहो चलिए जी, तो रीअटेम्प्ट ऑल द CTQs एंड बी रेडी फॉर PYQs, और हर एक सवाल कुछ ना कुछ बढ़िया आपको सिखा के जाता है, प्रोवाइडेड आप उससे सीखना चाहते हैं कि नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, एंड बी फियरलेस, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, जो होगा बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।